अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का थर्ड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को प्रीवियस पार्ट दोनों अच्छे लगे होंगे। आपका रिस्पांस तो वैसे बहुत ही लो है, कोई नहीं, जिसको पसंद है वो कमेंट में लाइक ज़रूर करना, ताकि या फिर कमेंट कर देना कि आपको ये नावल अच्छा लग रहा है। डाउन व्यूज़ जा रहे हैं और नावल इतना खूबसूरत, इतना शानदार लिखा हुआ है कि मतलब स्पिरिचुअल है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को इतना अच्छे से नहीं लग रहा हो, बट कोई नहीं, मुझे पर्सनली ये नावल बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं आगे रीड कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग अगर रीड कर ही रहे हैं या फिर सुन रहे हैं ये नावल, वो लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ भाई कोई बंदा है जो कि इस नावल का वेट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीर शाह जी, आप? अहमद साहब ने उन्हें इतने सालों बाद अपने घर में देखकर हैरत और आजिज़ी से कहा था। पीर शाह जी मुस्कुराए थे। वो एक नूरानी शक्ल वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल के लगभग थी। उनके चेहरे से ही नूरानियत झलकती हुई थी। माथे पर मेहराब के निशान वाज़ह थे। आइए ना पीर शाह जी, हम कहाँ बिठाएं आपको? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अहमद साहब ने निहायत आजिज़ी और एहतराम से नज़रें झुकाते हुए कहा। हम कहीं भी बैठ जाएंगे, पहले हमें हमारे प्यारे का दीदार तो करवाएं। अहमद साहब उनकी बात पर परेशान हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता सब घर वाले भी उनके गिर्द जमा हो गए थे और अब सब अकीदतमंदी से उन्हें देखते परेशानी से थे कि वो उन्हें उनके सवालों के क्या जवाब देंगे जो वो पूछेंगे। तुम यहाँ? प्रोफेसर जब छुट्टी के बाद अपने ऑफिस में थे, उसे रूम में आता देखकर अपनी जगह से खड़े हुए। ऑफ कोर्स मैं। मेरे प्यारे प्रोफेसर जी, सोचा आपसे कुछ हाल वगैरह ही पूछ लूं। अजमार ने सामने वाली चेयर पर बैठते हुए लापरवाही लेकिन सर्द लहजे में कहा था। देखो अजमार, इस रूम में कैमरे लगे हुए हैं, कुछ होशियारी करने की कोशिश मत करना। प्रोफेसर ने अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए डरे हुए लहजे में कहा था। ओफ, आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपका नाक मुंह तोड़ने तो ना मैं तोड़ूंगा, बल्कि अजमार ने उंगली पर पिस्टल घुमाते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ी जो प्रोफेसर ने छक्के छुड़ा गया था। तो तुम क्या करना चाहते हो? देखो अजमार, मैंने जो किया वो कॉलेज के मुस्तकबिल के लिए किया है। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली मलिक मंसूर से। वाह वाह, नाम तो आपको भूला नहीं। कैसे फरफर नाम लिया मलिक मंसूर का। अजमार ने सर्द सी मुस्कान से प्रोफेसर को देखते हुए कहा था। प्रोफेसर वो बौखला कर रह गया था। ओके, तुम कल से यूनी आ सकते हो, लेकिन नो फाइट, तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए। प्रोफेसर ने रुमाल से पसीना साफ करते हुए जल्दी से कहा था। ओफ, काश आप मुझे आज से 2 महीने पहले निकाल देते तो शायद मैं खुश होते, लेकिन अब मसला ये है कि मेरी बीवी यहाँ है, और दूसरा जो आपने कहा कि नो फाइट, तो सॉरी, मैं ये बात आपकी नहीं मान सकता। अजमार ने नाक चढ़ाकर कहा था। मानते पता नहीं तुम कौन सी हो। प्रोफेसर ने दांत पीसते हुए सोचा। वो डरपोक से इंसान थे जो अजमार के पिस्टल दिखाने पर बहुत बार उसकी जायज़ मान चुके थे। चलता हूँ डियर, अपना ख्याल रखिएगा। आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है ना? अजमार ने संजीदगी से कहकर जा चुका था। पीछे प्रोफेसर दांत पीसता परेशान सा बैठा था। जरवा आज यूनी नहीं आई थी, अजमार को एनी ने बताया था। अजमार प्रोफेसर से मिलकर जा चुका था। वो जरवा के लॉन्ज में बैठा था। दादी कब से उसे घूर रही थी, जो टांग पर टांग रखे आकुर से स्टैंड में बैठा इर्द गिर्द देख रहा था। बेटा, क्या शादी हो गई है तुम्हारी? फरजाना बेगम ने ठोड़ी पर उंगली रखते हुए सोने से मुंडे से पूछा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 1.5 माह से शादीशुदा हूँ, अजमार ने लापरवाही से कहा था। दादी ने मुंह बसोरे तो वो थोड़ी ही देर में उसे अपनी पोती के लिए सोच चुकी थी। जरवा से क्या काम है? दादी ने उसे खोजते हुए अंदाज से पूछा था। वो मुस्कुराया था। जुल्फ़िकार चाचू ने उनके लिए मेडिसिन भेजी है, अजमार ने उसे सामने से आता देखकर कहा और फिर खड़ा हुआ था। वो सादे से ग्रीन सूट में उलझे बालों और सूजी हुई आंखों से उसे गहरे गम में मुब्तला कर गई थी। जरवा ने परेशानी से उसे देखा था, जो रफ से वाइट शर्ट जिसके बाजू हाफ स्लीव्स थे, नीचे तंग जीन्स पहने अपने ब्राउन बिखरे बालों से उसके दिल में घुसा था। वो जब जब उसे देखती थी तब तब वो उसके दिल में घुसता था। जरवा, ये लो, चाचू ने आपके लिए मेडिसिन भेजी है, अजमार ने उसके करीब आते हुए वाइट लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। ग्रीन आंखों में अब सिर्फ जरवा ही जरवा थी। वो उसे हर हाल में दुनिया की खूबसूरत लड़की लगती थी। जिससे आपको प्यार हो वो आपको सारे जहान से प्यारा लगता है, तो जरवा तो फिर उसका इश्क थी। और चाचू ने कहा था आपको साथ लेकर आऊं। वो आपका तफसीली चेकअप करना चाहते हैं। वो बस उसे देखने आया था, लेकिन अब उसे परेशान देखकर वो अपना इरादा बदल चुका था। वो अब उसे अपने फ्लैट लेकर जाना चाहता था। अरे ये नहीं जा सकती, आज इसके ससुराल वालों को न आना है, फरजाना बेगम ने जल्दी से मुंह बनाते हुए कहा था। ओह, तो फिर मैं भी यहीं रुकता हूँ, इनसे मिलकर ही जाऊँगा, अजमार ने वापस सोफे पर बैठते हुए अटल लहजे में कहा था। जरवा ने परेशानी और हैरत से उसे देखा था, जो दादी की तरफ देख रहा था, जो खुद भी हैरत से उस नौजवान को देख रही थी कि अजीब लड़का है ये। दादी ने पान मुंह में रखते हुए दिल में कहा था। जरवा ने उसे आंखों से जाने का इशारा किया, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो सामने से आते इदरीस साहब की तरफ देख रहा था। ये रहा तुम्हारा रूम, तुम फ्रेश हो जाओ।
ऐसे क्यों देखा जा रहा है मुझ मासूम को? हारून ने आईब्रो झुकाते हुए मुस्कुराती आंखों से पूछा था। जी नहीं, मैं कोई तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं तो सामने देख रही थी, जिले जेब कर कहती हुई जल्दी से रूम में चली गई थी। पीछे हारून सर हिलाता मुस्कुराता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ा था। कैसे हो तुम अजमार साहब? इदरीस साहब ने उसे देखते हुए तंजिया लहजे में पूछा था। अल्लाह का शुक्र है इदरीस साहब, आप सुनाइए। अजमार ने भी तंजिया लबो लहजे में पूछा था। हम पर भी अल्लाह की रहमत है। तुम्हें आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? इदरीस साहब ने सामने वाले सोफे पर बैठते हुए तमस्खराना लब व लहजे में उससे पूछा था। वो मुस्कुराया था। मैंने सोचा अपनी चच्ची और उनकी बेटी से मिल आऊँ और ज़रवा के होने वाले ससुराल से भी मिल लूँ। क्या पता वो कैसे लोग हों जो आपने हमारी ज़रवा के लिए पसंद किए हैं। अजमार ने भवें इकट्ठी करते हुए सर्द लहजे में कहा था। इदरीस साहब ने उस बदली हाथ को घूरा था। तुम कौन होते हो? ज़रवा हमारी बेटी है तो यकीनन फैसला भी हम ही करेंगे इसके लिए, और बेहतर ही करेंगे। इदरीस साहब ने ज़रवा के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए थकेपन से कहा था। ज़रवा ने अपनी नज़रों से खामोश रहने की इल्तिजा की। अजमार मुस्कुराया था। वो अभी कुछ कहने ही वाला था जब उसका फ़ोन रिंग हुआ था। चाचू कॉलिंग। अजमार ने कहते ही कॉल पिक की। क्या? अजमार सुनते ही अपनी जगह से खड़ा हुआ था। ज़रवा ने हैरत से उसे देखा, जिसके चेहरे के सपाट से नकुश अब बिल्कुल नॉर्मल थे। चेहरे पर एक रोशनी सी फूट पड़ी थी। आई एम कमिंग, उसने कहते ही फ़ोन बंद करने के ज़रवा को देखा, जो उसे ही हैरानी से देख रही थी कि आखिर क्या बात है जो वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। ज़रवा, आप मेरे साथ चलोगी घर? अजमार ने उसके आज से पूछा था। ज़रवा ने परेशानी से उससे देखकर इदरीस साहब और फरजाना बेगम को देखा, जो गुस्से से अजमार को ही देख रहे थे। वो भला तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है? उसके ससुराल वाले आते ही होंगे, फरजाना बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा था। ज़रवा का जर्द चेहरा मुरझा गया था। ज़रवा, आप चेंज करके आ जाओ, आपके आराम। इरम मम्मा की तबीयत ख़राब है, अजमार ने पॉकेट में हाथ डालते हुए लापरवाही से कहा था। ज़रवा परेशान हुई थी। जाओ ज़रवा बेटा, आपको जाना चाहिए, नादिया ने चाय लेकर आते हुए कहा था। अजमार मुस्कुराया था। अरे ये कैसे जा सकती है? घर में मेहमान आने वाले हैं और तुम कह रही हो जाओ ज़रवा बेटा? हद हो गई है। एक तो हम हमदर्द तुम्हारी आम सी शक्ल की लड़की को ब्याह रहे हैं, और ऊपर से तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के नखरे ही ख़त्म नहीं होते। वाह वाह भाई, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। फरजाना बेगम ने नाक मुँह चढ़ाते हुए तुनक कर नादिया से कहा था। वो अगर अजमार के सर्द तासुरात देख रही थी तो चुप हो जाती। मैं नहीं जाऊँगी अजमार, मैं कल मिल लूँगी उनसे, ज़रवा मजबूत लहजे में कहती हुई ऊपर चली गई थी, बिना उसके तासुरात देखे कि वो अपनी जगह से घर में कोई तमाशा नहीं चाहती थी। अजमार ने होठ भींच कर फरजाना बेगम को देखा था। दादी जी, लोगों को बाहर से देखना छोड़ दें, उनके अंदर की खूबसूरती पहचानिए। आइंदा अगर आपने ज़रवा के साथ कोई ज़्यादती की तो उसका अंजाम आप सबको भुगतना पड़ेगा। आई डू नॉट लाइक टू रिपीट द सेकेंड टाइम। वो सर्द नज़रों से सबको देखता कहता हुआ बाहर की तरफ तेज़ कदमों से चला गया था। पीछे इदरीस साहब और फरजाना बेगम को हैरत में डाले। ज़रवा कमरे का दरवाज़ा बंद करती हुई दरवाजे से टेक लगाए, वो होठों पर उंगलियां रखे भी आवाज़ आंसू से रो रही थी। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? ओफ, वो नाराज़ हो गया होगा मुझसे, ज़रवा ने परेशानी और दुख से सोचा था। फिर जल्दी से खिड़की में आई, जहाँ से वो अपनी बाइक स्टार्ट करता उसे दिखाई दिया था। धूप में चमकता रोशन चेहरा सिर्फ उसका ही तो था। अजमार ने ऊपर देखा, जहाँ वो ग्रिल पकड़े उसे बेबसी से देख रही थी। अजमार ने जवाबन उसे संजीदगी से देखकर बाइक को हवाओं में उड़ाता उसकी नज़रों से दूर हो चुका था। ज़रवा का दिल धक से रह गया था। वो उसे गुस्से से देख कर गया था। उफ़ अल्लाह, मैं क्या करूँगी, वो तो नाराज़ हो गए हैं मुझसे। ज़रवा ने नाखून चबाते हुए बेचैनी से सोचा। सामने बेड पर उसकी ब्लू ड्रेस पड़ा था जो उसने आज पहनना था। ज़रवा बेड पर बैठ चुकी थी, सर में दर्द की टीसे उठने लगी थी। आप यहाँ बैठिए पीर शाह जी, अदील साहब ने अंदर से नई चेयर लाते हुए पीर शाह जी से कहा था। पहले मेरे प्यारे को तो बुलाइए, उसके बाद ही हम बैठेंगे, उन्होंने बहुत नर्म से लहजे में अदील साहब को देखते हुए कहा, जिससे सब घर वालों के चेहरे पर परेशानी सी छा गई थी। वो आ जाता है, पहले आप बैठिए तो, अहमद साहब ने सर झुकाए हुए एहतरामन कहा। अदील, तुम संभाल क्यों नहीं सकते मेरे प्यारे को? क्या इसके लिए हमने तुम्हें उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी? पीर शाह जी का लहजा तो नरमी थी, क्योंकि वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पीर जी, दरअसल बात यह है कि हम जानते हैं अदील, तुमने उसे घर से निकाल दिया है। अदील जब भी कुछ कहने ही लगा था, पीर शाह जी ने उसे बीच में ही टोक दिया था। अब उनके लहजे में बहुत संजीदगी सी महसूस की जा सकती थी। पीर शाह जी, आप बैठें। तो दादी ने परेशानी से उन्हें बैठने को कहा था। मेरे प्यारे को निकाल दिया आप लोगों ने, तो क्या आप लोगों को लगता है मैं यहाँ बैठूँगा? पीर शाह जी ने संजीदा और नर्म लहजे में पूछा था। मैं उसे फ़ोन करता हूँ, जुल्फ़िकार साहब ने जल्दी से मोबाइल निकालते हुए कहा था, और एक साइड में हो गए थे। औरतें सब सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़े नज़र झुकाए खड़ी थीं। पीर शाह जी सामने लगी पेंटिंग को देख रहे थे, जिस पर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने एक बार
बैठने से इनकार कर दिया था, तो फिर उन्होंने कभी भी नहीं बैठना था। अगर देखा जाए तो अजमार जिद पर उन्हीं पर ही तो गया था। आधे घंटे में ही वो घर के दरवाजे के पास था, जो ये कहकर गया था कि वो उस घर में कभी भी नहीं कदम रखेगा, लेकिन अब वो दरवाजे में खड़ा उन्हें देखता भागकर उनके सीने से आ लगा था। पीरशाह जी के होठों पर अब बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो कई कई सालों तक किसी गुमनाम गोशे में अल्लाह की इबादत किया करते थे। वो अब भी ना आते अगर उन्होंने अजमार को ख्वाब में ना देखा होता। तो एक अजमार ही तो था जो अल्लाह और रसूल के बाद उनका सब कुछ था। वो दोनों हाथों में ब्लैक कॉफ़ी की प्लास्टिक के कप पकड़े चलते जा रहे थे। इर्द गिर्द खूबसूरत जगह से भी वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इस तरह का कॉफ़ी अज़्ज़ी को पसंद है, ब्लैक, कड़वी। हारून ने मुस्कुराते हुए उसका जिक्र किया था। हाँ, इसी की तरह कड़वी जो हुई। ज़िले ने शरारती मुस्कान से कहा था। मेरा भाई बहुत स्वीट है, बस ऊपर ऊपर से सख्त लगता है, अंदर से बहुत हसास है वो। हारून के लहजे में उसके लिए मखसूस प्यार था, जो ज़िले महसूस करके मुस्कुराई थी। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ तुम्हारा उसके लिए मोहब्बत देखकर, ज़िले ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा था। तुम मेरे लिए उसकी मोहब्बत देखकर भी हैरान हो गई? अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे जब एक ब्लैक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी थी। ज़िले और हारून को बिना संभलने का मौका दिए ज़िले को गाड़ी में खींचना चाहा था उन लोगों ने। ज़िले आधी गाड़ी में चली गई थी जब हारून ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़कर उसे अंदर जाने से रोका था। वो 4 लोग थे। सड़क इस वक्त वीरान थी। 2 आकर पीछे से हारून को काबू करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो ज़िले की कलाई छोड़ दे, और एक उसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। ज़िले भी भरपूर मज़ामत कर रही थी अपना हाथ छुड़वाने की। हारून ने खींचकर अपना भारी जूते वाला पाँव उस आदमी के पेट पर मारा था और पीछे से गर्दन पकड़े आदमी को नाक पर जोर से खोनी मारी। वो बिलबिलाता हुआ पीछे हटा था। हारून ने फुर्ती से पॉकेट में छोटा सा पिस्टल निकालकर 2 की टांगों पर फायर कर दिया, जिससे वो चीखते हुए गाड़ी में बैठकर फरार हो गए थे। वो भी जवाबी फायर ज़रूर करते, लेकिन पुलिस की गाड़ी को देखकर वो जल्दी से वहाँ से निकल गए थे। ज़िले, तुम ठीक हो? हारून ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए गहरी सांस लेते हुए पूछा था। ज़िले ने उसके सीने पर सर रखते हुए हाँ में सर हिलाया, अलबत्ता आंखें बहुत से आंसू तैर रहे थे, जिन्हें वो बहुत मुश्किल से रोके हुए थी। वो डर गई थी तो वो भी एक लड़की ही ना। जरवा ब्लू सूट पहने बिल्कुल तैयार थी। उसे ज़बरदस्ती इदरीस साहब के भाई की बेटी नायमा ने तैयार किया था। जरवा को सख्त बुखार था, लेकिन फिर भी वो लब सीए सब के दरमियान बैठी हुई थी। मलिक मंसूर अकड़ कर बैठा जरवा को देख रहा था, जो ब्लू नारकली फ्रॉक पहने, बालों की लंबी सी चोटी आगे डाले, कानों में छोटे छोटे टोकरी वाले झुमके डाले, चुप सी बैठी थी। सफ़ेद हीरे की नथनी भी आज कुछ उदास सी थी। उसकी चमक पहले से कुछ मांद थी। मंसूर, मेरे बच्चे, अंगूठी तो पहनाओ जरवा को। फरजाना ने मुस्कुराते हुए मलिक मंसूर से कहा। मैं तो तैयार हूँ खाला, अंगूठी भी तो मेरे हाथ में दें पहले, मलिक मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा था। जरवा ने जब से आंसू रोके थे, हाथों को गोद में कहीं गुम किए बैठी थी। वो लब सख्ती से आपस में भींचे हुए थे। उसने धुंधलाई हुई नज़रों से नादिया को देखा था, जो खुद परेशान सूरत लिए खड़ी थी। वो एक बेबस औरत थी। उसकी किसने सुननी थी भला? अजमार? जरवा ने बंद आंखों से उसे पुकारा था। वो जो आंखें बंद किए पीरशाह जी की गोद में सर रखे बैठा था। पीरशाह इस पर पढ़ कर अल्लाह का कलाम फूंक रहे थे। अजमार ने झट से आंखें खोली थी। क्या हुआ बच्चे, कहाँ जा रहे हो? उसे झट से जूते पहनते हुए देखकर उन्होंने मुलायम से लहजे में पूछा था। शाह जी, मुझे जाना होगा, कोई मेरा अपना तकलीफ़ में है। अजमार ने बेचैनी से कहा था। जाओ बेटा, तुम्हारी ज़रूरत होगी उसे, जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, पीरशाह ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था। अजमार उनका हाथ चूमता दौड़ता हुआ कमरे से भागा था। वो उन्हें अपने साथ फ्लैट में ले आया था। पीरशाह जी ने भी कह दिया कि जिस घर में उनके प्यारे के लिए जगह नहीं, वहाँ उनके लिए कैसे हो सकती है। सब ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अगर एक बार जो फैसला कर लेते थे तो इस पर से हटने नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए। मलिक मंसूर उसका हाथ पकड़े अंगूठी डालने ही वाला था जब उसने झट से मलिक मंसूर के हाथ से उसका हाथ खींचा। मलिक मंसूर समेत सब ने चौंक कर उसे देखा था, जिसने नाक चढ़ाकर जरवा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया था। मलिक मंसूर भी सोफे पर गुस्से से खड़ा हुआ था। जरवा नीम व होठों से उसे देखती बेयकीनी सी थी। ये क्या तरीका है लड़के, किसी का हाथ पकड़ने का? शाइस्ता ने तुनक कर उससे पूछा था। अजमार मुस्कुराया था, जबकि जरवा सारी दुनिया को भुलाए बस उसे ही देख रही थी। होठ हल्के से नीमवा थे, सब कहीं पीछे रह गए थे। उसकी नज़रों में सिर्फ अजमार का ही रोशन चेहरा था। छोड़ो जरवा का हाथ, मलिक मंसूर ने गुस्से से नाक के नथने फुलाते हुए कहा था। और अगर ना छोड़ूं तो? अजमार ने आईब्रो चुकाते हुए सख्त लहजे में पूछा था। तो मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा, ना समझे लड़के? मलिक मंसूर ने जेब से पिस्टल निकालकर उस पर तानते हुए दरिश्तगी से कहा। अजमार मुस्कुराया। क्या अंकल, आपको लगता है मैं पिस्टल से डरता हूँगा? अजमार के तंजिया कहने पर मलिक मंसूर ने पिस्टल के ट्रिगर पर दबाव डाला था। बाकी सब मुंह पर हाथ रखे परेशानी से सिचुएशन को देख रहे थे। देखो लड़के, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, इदरीस साहब ने उसे गुस्से से वार्न किया।
उफ, क्या लगता है आपको मैं आपके कहने से चला जाऊंगा? हरगिज़ नहीं। चलो ज़रवा, अपने बाप के घर चलो। उसने ज़रवा का हाथ पकड़कर चलना चाहा था जब मलिक मंसूर सराज से उसके सामने आया था। पिस्टल का मुंह अजमार के सीने की तरफ था। आज मैं किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, वरना तुम्हें बताता अजमार अदील पर पिस्टल तानने वाले का क्या अंजाम होता है। अजमार ने सर्द से लहजे में कहा था। ज़रवा को कुछ नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है, वो बस उसे ही देख रही थी, इर्द गिर्द से बिल्कुल काफिल होकर। छोड़ दो लड़के, हमारी लड़की का हाथ। ना तुम लगते क्या हो इसके? किस हक से इसका हाथ पकड़े खड़े हो? बताओ ज़रा मुझे। फरजाना बेगम ने गुस्से से उसके हाथ से ज़रवा का हाथ निकलने की कोशिश करते हुए कहा था। बेहतर होगा दादी जी आप चुप ही रहे तो, और ये हाथ आपको सारी ज़िंदगी मेरे हाथ में ही नज़र आएगा, किसी ऐरे गैरे के हाथ में नहीं। अजमार ने नाक चढ़ाकर सर्द से लहजे में कहा था। सबको बावर करवाया। किस हक से कह रहे हो तुम ये सब? हाँ, इदरीस साहब ने तुनक कर उसे पूछा था। बताना ज़रूरी नहीं समझता मैं आप सबको। अजमार ने कंधे उचकाते हुए सबको तपाया था। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ अजमार साहब। मलिक मंसूर ने कहते ही बिना उसे संभलने का मौका दिए 2 फायर कर दिए थे। एक उसके कंधे पर लगा था तो दूसरा उसके सीने से नीचे। ज़रवा ने चौंक कर उसे देखा था, जिसका वाइट शर्ट खून से भर गई थी। वो बिना कोई आवाज़ निकाले घुटनों के बल नीचे गिरा था। ज़रवा का हाथ अभी भी उसके हाथ में ही था। ज़रवा के हाथ समेत वो नीचे गिरा था। वो सुर्ख नज़रों से ज़रवा को देख रहा था जो उसके पास ही नीचे गिरी थी। उसके गिरने की वजह से वो भी अपने कदमों समेत नीचे गिरी थी। ज़रवा ने उसकी वाइट शर्ट को देखा जो खून से सुर्ख हो चुकी थी। वो रो नहीं रही थी, बस सपाट सी नज़रों से उसकी शर्ट को देख रही थी। बाकी सभी मुंह पर हाथ रखे परेशानी से उन दोनों को देख रहे थे। मलिक मंसूर गुस्से से उसे देखता निकल गया था। वहाँ से पीछे उसके घर वाले भी चले गए थे। नादिया ने जल्दी से मोबाइल पकड़कर जुल्फ़िकार साहब को फ़ोन कर दिया था। अजमार ने बंद होती आंखों से अपने हार्ट को देखा था, जो रो तो नहीं रही थी, वो बस उसे ही देखती जा रही थी बिना पलके झपकाए। इदरीस साहब ने संभलते हुए एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था। अजमार की आंखें अभी भी हल्की हल्की खुली हुई थी। वो बिना चीखे कर रहा है खामोश सा था। आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, ब्लू कपड़ों में बैठी ज़रवा की, जिसके वाइट झुमकों पर उसके खून की हल्की सी छींटें थीं। जर्द चेहरे से वो कोई दीवानी ही तो लग रही थी। जब अहमद साहब, अदील साहब, जुल्फ़िकार साहब एम्बुलेंस से पहले ही भागते भागते आए थे, वो सब सख्त परेशान थे। वो तो यकीन ही नहीं कर सके थे कि वो यहाँ कैसे आ गया था। उसकी हालत को देखते हुए वो सब उससे हाथों में उठाए ले जा चुके थे। ज़रवा ने अपने हाथ को उसके हाथ से छूटते देखा था। वो हल्का हल्का कुछ बड़बड़ा रही थी, जिसकी समझ वहाँ मौजूद किसी को नहीं आई थी। नादिया ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा था, जो हाथ में लगे उसको खून को देखती अब बिल्कुल खामोश सी थी। बेटा उठो, रूम में चलो। नादिया ने फरजाना बेगम की खोजती नज़रों से उसे फ़ौरन दूर ले जाना चाहा था। वो उसे उठाकर कमरे में ले जा चुकी थी। फरजाना बेगम की नज़रों ने उसका दूर तक पीछा किया था। नादिया उसे ज़बरदस्ती खींचती हुई ले गई थी। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है इदरीस, दाल में कुछ काला है ना, वरना ये लड़की ऐसे रद्देमल ना देती। फरजाना ने इदरीस साहब से कहा, जो परेशानी से सर हाथ पर रखे बैठे थे, कि अब पता नहीं क्या होगा। इदरीस साहब ने भी दिहानी में फरजाना बेगम की बात सुनी थी। उसे इमरजेंसी में ले जाया गया था। खून बहुत ज़ाया हो चुका था। हारून एक घंटे में पहली फ़्लाइट से इस्लामाबाद आया था। तब से ही उसने अहमद का जीना हराम करके रखा हुआ था कि उसे हर कीमत पे मलिक मंसूर चाहिए तो चाहिए था। डॉक्टर ने उसकी बात सीरियस कंडीशन बताई है। अदील साहब समेत सबको परेशानी से बुरा हाल था। छोटे बड़े सब हॉस्पिटल के बेंचेस पर बैठे हुए थे, इसके लिए दुआ कर रहे थे। मुबीन बेगम की तो आंखें ही नहीं सूख रही थीं। अदील साहब ने उसे ग्लास डोर से देखा। वो साकत खामोश सा लेटा उनको साकत कर गया था। वो लाख उसे डांटते थे, मारते थे, लेकिन था तो वो उनका बेटा ही ना, जो उन्हें खुद से भी ज़्यादा अजीज़ था। वो उसे देखते हुए बाहर चले गए थे कि उनसे उसकी ये हालत अब और देखी नहीं जा रही थी। ज़रवा बेड पर बैठी, हाथों को आंखों के सामने रखे, वो चुप सी थी, जैसे कुछ नहीं सुनने और बोलने के काबिल ही नहीं हो। उसे कोई इर्द ऐसे अगर देखता तो यही गुमान करता कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई साकत सी मूरत है। रात के 11 बज रहे थे। ठा ठा ये आवाज़ उसके कानों में मौत बनकर गूंजी थी। अजमार, वो कानों में हाथ रखे चिल्लाई थी, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मेरे अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो बड़बड़ाती हुई नंगे पाँव बाहर की तरफ भागी थी। गेट पर गार्ड नहीं था। वो भारी कुंडी खोलती बाहर की तरफ भागती जा रही थी। इर्द गिर्द गहरे सन्नाटे का राज था। वो मॉल रोड की सड़क पर आ चुकी थी। भागती भागती वो टक्कर खाकर मुंह के बल नीचे गिरी थी। चोट का एहसास उसे खाक होना था, जो जख्म दिल पर लग चुका था। उससे बड़ा जख्म भी कोई हो सकता था भला? वो उसी सड़क पर बैठी रोती रही, उसे पुकार रही थी। अंधेरा बहुत गहरा था। ब्लैक शीशों वाली चादर से उतरकर कंधों पर पड़ी थी। वो हिचकियों से रोती उसे पुकार रही थी, लेकिन उसके आंसू पर तड़पने वाला तो कहीं नहीं था।
पाँव का नाखून उखड़ चुका था, जिसकी उससे हल्का हल्का खून रिस रहा था, लेकिन वो बस हाथ सामने किए जिस पर अजमार का खून अब तक सूख चुका था, होठों पर रखे बिलक रही थी। जब वो चौंकी थी, किसी ने उसके सर पर हाथ रखा था, वैसे ही जैसे अजमार रखता था उसके सर पर। हारून कॉरिडोर में टहलता हुआ सख्त परेशान था। मलिक मंसूर का अब तक पता नहीं चल सका था, शायद वो कहीं रूपोश हो गया था। फिर शाहजी भी आए थे अस्पताल उसे देखने। काफ़ी देर उसके चेहरे पर हाथ रखकर वो कुछ पढ़ते रहे थे, फिर बिना किसी से कुछ कहे वो चुपचाप जैसे आए थे वैसे ही चले गए। हारून ने आंखों में आई नमी उंगली से साफ की थी, फिर उसका देखा जिसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा वैसा ही था जैसे पहले था। ग्रीन आंखें बंद थीं आज, जिनमें हमेशा एक सर्द सा तासुर रहता था। बाकी सबको उसने ज़बरदस्ती घर भेज दिया था, यहाँ सिर्फ वो और जिल्ले ही थे। जिल्ले अभी अपने केबिन में गई थी। हारून की सुर्ख आंखें उसके रोने की चुगली खा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उसे अपनी मखसूस नज़रों से देखे और फिर नाक चढ़ाए, लेकिन हाँ, वो सिर्फ गहरी सांस लेकर ही रह गया था। ज़रवा ने ऊपर से उठा कर देखा, जहाँ वो झुक कर उसके सर पर हाथ रख कर खड़े थे। बेटा खड़ी हो जाइए। शाबाश। उन्होंने नर्म से लहजे में उसे पकड़कर खड़ा किया था। ज़रवा उन्हें देखती हुई किसी कैफियत में खड़ी हुई थी। बेटा इस वक्त इस तरह किसी वीरान जगह पर बैठना ठीक नहीं है आपके लिए। आइए और चलिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। उन्होंने मिठास घुले लहजे में उससे कहा था, जिसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे थे। रोने से मसले हल नहीं होते बच्चे, अल्लाह से दुआ करें, वही मुश्किलें टालने वाला है। बेशक, उन्होंने बहुत प्यार से उसे समझाया था। मैं कैसे चुप करूं? वो मेरी नज़रों से दूर तकलीफ़ में है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसने भर्राई हुई आवाज़ में उनके नूरानी चेहरे को देखते हुए कहा था। बेटा सुबह चली जाइएगा, अभी घर जाएं आप, वो कल तक बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने यकीन से कहते हुए उसके मासूम से चेहरे को देखा था। आप सच कह रहे हैं? वो ठीक हो जाएगा? ज़रवा ने उनकी बेयकीनी से पूछा था। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। बच्चे चलें अब मेरे साथ, मुझे रास्ता बताइए, हम आपको आपके घर के करीब ही छोड़ देंगे। वो कहते हुए चले थे। वो भी आंसू पोंछती हुई उनके पीछे चली थी। अच्छी बच्चियाँ रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलती, उन्होंने उसके गेट के पास छोड़ते हुए कहा और अल्लाह का विर्द करते हुए चले गए। ज़रवा उन्हें देखती रही थी, फिर कदम घसीटती हुई अंदर आई थी। लॉन्च बिल्कुल खाली था। वो अपने कमरे में आई, वज़ू करके मुसल्ला बिछाकर बैठ गई थी। वो कोई दुआ तो नहीं मांग रही थी, बस चुप सी बैठी थी। ख्यालों में अजमार था, जिसकी वाइट शर्ट खून से रंगी उसकी नज़र के सामने से हटी नहीं रही थी। ज़िले कैंटीन से चाय लेकर आई तो वो वहीं ठिठक कर रुकी थी। सामने ही बड़ी सी सफ़ेद ब्लैक कढ़ाई वाली चादर ओढ़े वो धीमे धीमे कदमों से चलती हुई आ रही थी। सुता हुआ जर्द चेहरा, सुर्ख सूजी हुई आंखें, वो ज़िले को बहुत परेशान कर गई थी। सुबह के 5 बज रहे थे। ज़िले ने चाय की गिलास वहीं पास पड़े कंसोल पर रखकर तेज़ी कदमों से उसके पास आई थी। ज़रवा क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब क्यों लग रही है? बताओ मुझे, इस तरह इस वक्त यहाँ कैसे? ज़िले ने उसके कंधे पर छूते हुए परेशानी से पूछा था। ज़रवा उसे देखती और जब्त नहीं कर सकी थी। उसके गले से लगी वो बेआवाज़ आंसू से रोती रही। ज़िले को ठिठक आ गई थी। उसकी प्यारी बहन मुश्किल में थी और वो अनजान थी। ज़िले ने दुख से उसके हिलते हुए वजूद को देखा था। ज़रवा मेरी तरफ देखो, क्या तुम अजमार को पसंद करती हो? ज़िले की बात ने ज़रवा को हिलते वजूद को साकत कर गई थी। आपी, ज़रवा बस यही कह सकी थी। ज़रवा माना मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा एक आईना है जो सब राज बता देता है। ज़िले की आवाज़ पर वो फिर से किसी मासूम बच्चे की तरह उसके गले लग गई थी। आपी, मुझे बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, उसकी ज़िंदगी सिर्फ वो चाहिए। ज़िले साकत हुई थी उसकी दीवानगी देखकर। वो घर में अजमार और ज़ैनी के चलते रिश्ते से आगाह थी। ज़िले ने गहरा सांस लेते हुए अपनी मासूम सी बहन को देखा था, फिर आहिस्ता से मुस्कुराई कि अगर अजमार उसकी बहन की पसंद था तो वो ज़र्री के लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। ज़िले ने उसके माथे पर होठ रखते हुए सोचा था, आपी आप मुझे उसका चेहरा दिखा दो ना प्लीज़, आपी एक बार दिखा दे। ज़रवा ने उसके हाथ थामते हुए बेबसी से इल्तिजा की थी। आओ मेरे साथ। ज़िले ने उसका हाथ थामते हुए कहा। वो उसे आईसीयू रूम में ले आई, जहां हारून स्टेथोस्कोप से उसी का तफसीली चेकअप कर रहा था। जब उसकी नज़र ज़रवा और ज़िले पर पड़ी थी, आओ ज़री, रुक क्यों गई हो? आओ बच्चे। हारून ने शफकत भरे लहजे पर कदम घसीटती हुई उसके पास आई। अजमार को वो बिल्कुल नहीं देख रही थी। उसकी नज़र फर्श पर थी, जिसे वो हारून का सामना ना कर पा रही हो। ज़रवा, अजमार ठीक है, अब 2-3 घंटों में उसे होश आ जाएगा। हारून ने मुस्कुराती आंखों से उसे तसल्ली दी थी। ज़रवा ने चौंक कर उसे देखा था, फिर चेहरे पर एक अनोखी सी चमक आई थी। वो अनजाने में ही ज़री को एक नई ज़िंदगी दे गया था। आओ ज़िले, हम चाय पी आएं, सर में दर्द होने लग गया है। हारून कहते ही बाहर की तरफ चला गया था। ज़िले भी उसी के ज़री को अकेला छोड़ना चाहिए था। उनके जाने के बाद उसने आहिस्ता से नज़रें उठाईं और फिर उसके चेहरे पर जम सी गई थी। खूबसूरत पिंक होठ, पीछे वो आंखें बंद किए लेटा था। पसली पर भी पट्टी थी और कंधे पर भी बैंडेज थी।
जरवा की आंखों से लगातार कई बेमोल आंसू गिरकर ज़मीन में गुम हो जा रहे थे। उफ, ये मुझे क्या होता जा रहा है? ये इंसान क्यों मुझे खुद से प्यारा होता जा रहा है? जरवा ने ड्रिप लगी उसके हरी नसों वाले हाथों को आहिस्ता से छूते हुए खुद से बड़बड़ाई थी। जरवा जरवा के आंसू उसकी उंगली पर गिरा था जब वो आहिस्ता से बड़बड़ाया था। जरवा ने चौंक कर उसके लबों की हरकत को देखी थी। जरवा, वो फिर बड़बड़ाया था। जरवा ने हैरानी से होठ पर हाथ रखे। अजमार ने आहिस्ता से ग्रीन आइज खोली थी। जरवा के चेहरे पर शफीक फूट पड़ी थी उस आंखें खोलते देखकर। मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से उसे देखती बेसाख्ता हंसी थी वो। जरवा, आप रोई क्यों? उसने आहिस्ता से उंगली से उसके नाखून को छूते हुए धीमे से पूछा था। मैं रोऊंगी, जरवा ने हिचकी से रोते हुए ज़िद्दी लहजे में कहा था। अजमार के कटावदार होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट चमकी थी। मेरी ज़िंदगी में कभी मत रोना जरवा, मुझे कोई चीज़ इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितनी तुम्हारे आंसू गिरने से मुझे तकलीफ़ होती है। फिर क्यों बेड पर पड़े हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं ना रोऊं तो आप फिर ठीक हो जाइए ना, मैं नहीं देख सकती आपको बेड पर। जरवा ने उंगलियों से आंसू साफ करते हुए भर्राए हुए लहजे में कहा था। बस तुम्हारे कहने की देर थी, वो ऐसा से बोला था। तुम्हारी लंग कहाँ है जरवा? अजमार की नज़रें उसके खाली नाक पर पड़ी थी, इसीलिए उसने परेशानी से पूछा था। पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं, जरवा ने नाक पर हाथ रखते हुए हैरानी से उससे कहा था। उफ जरवा, अपनी से जुड़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं माई हार्ट। जरवा ने आंखें चमकी थी उसके नाम से अपना नाम बार बार सुनकर। तभी हारून और जिल्ले कमरे में आए थे। वाह वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़ मेरे भाई, हारून ने उसकी आंखें खोले देखकर खुशी से भरपूर लहजे में कहा था। अजमार ने अपने भाई को देखा फिर हल्का सा मुस्कुराया था। आप ही, मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। जरवा बिना किसी से नजरें मिलाए बैग कंधे पर रखती हुई तेज़ कदमों से चलती बाहर निकल गई थी। अजमार के चेहरे पर फिर सर्द से तासुरात सज चुके थे। हारून ने बारीक बीनी से उसके सर्द तासुरात देखे। मतलब उसके भाई के चेहरे पर सिर्फ यही लड़की मुस्कुराहट ला सकती है। हारून ने उसके माथे पर होठ रखते हुए सोचा था। जिल्ले बाहर हैरान होती हारून को देखकर जो हर रिश्ते को निभाना अच्छे से जानता था। जरवा भी गार्डन में ही थी जब वो बेसाख्ता रुकी थी। सामने ही वो सफ़ेद शफाफ सूट पहने, कंधों पर वाइट सी चादर ओढ़े, हाथों में तस्बीह पकड़े सामने से चलते आ रहे थे। उनके पीछे 7-8 आदमी भी थे जो हाथ बांधे उनके पीछे एहतरामन चल रहे थे। जरवा ने इतना पुरनूर चेहरा पहली बार किसी इंसान का देखा था। वो रुके थे उसके पास, फिर उन्होंने अल्लाह के पाक कलाम पढ़कर उसके चेहरे पर फूंका था। आप कौन हैं? जरवा ने उन्हें देखते हुए धीमे से पूछा था। अल्लाह का आम सा इंसान हूँ मेरे बच्चे, ख्याल रखा करो बच्चे अपना और उसका। वो कहकर रुके थे। नमाज में दिल लगाओ बच्चे, कि यही एक ज़रिया है सुकून पाने का। उन्होंने नज़रें तस्बीह पर जमाए हुए हिदायत की थी। लेकिन मैं तो पढ़ती हूँ फिर भी सुकून नहीं मिलता, जरवा ने मुँह बसोर कहा था। बच्चे, जब ध्यान से नमाज़ पढ़ोगे तो सुकून पाओगी। जाओ बच्चे, घर जाओ, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। वो उसके सर पर हाथ रख कर कहते हुए अंदर की तरफ चले गए थे, जबकि वो सब आदमी वहीं पर हाथ बांधे खड़े थे। जरवा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी थी। चेहरे पर आंसू के वाज़ेह निशान मौजूद थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जरी किसी को इस हद तक चाह सकती है। जिले ने चाय का घूंट लेते हुए हारून से कहा था, जो गोद में अजमार की फाइल रखकर जिले को देख रहा था। वो दोनों गार्डन में मौजूद थे। बाकी सब घर वाले अजमार के पास प्राइवेट रूम में मौजूद थे। जिले, मोहब्बत और इश्क में बहुत फ़र्क होता है, तुम्हें पता है। मैं इश्क वगैरह पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन जब मैंने जरी और अजमार को देखा तो मुझे खुद ब खुद इश्क व मोहब्बत पर यकीन सा आ गया है। हारून ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहा था। जिले ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वैसे भी तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई है? जिले ने आईब्रो चुकाते हुए उसे सवालिया पूछा था। लगता है हो जाएगी। हारून ने उसकी पोनीटेल पर बंधे हुए बाल देखकर संजीदगी से कहा था। जिले ने आंखें सुखेड़ी। किससे? उसने सामने से आती राबिल को देखकर संजीदगी से पूछा था। बस है एक प्यारी सी नटखट सी लड़की, हारून ने संजीदगी प्लस शरारत से कहा था। डॉक्टर हारून, हमें मिसेस मरियम का केस डिस्कस करना है, डॉक्टर राबिल ने मोबाइल पर टाइप करते हुए हारून से कहा। हाँ, मैं भूल गया था, चलो जिले ब्रेक में मिलते हैं, हारून ने उसके सर पर हाथ रखकर कहते हुए चला गया था। पीछे पीछे राबिल भी पॉकेट में सेल घुसाती उससे बातें करते हुए चली गई। डॉक्टर राबिल, तुम्हारी तो मैं किसी दिन चटनी बनाकर चील कौवे को खिला दूंगी, शर्म नहीं आती शादीशुदा मर्द पर नज़र रखते हुए? जिले मुट्ठियाँ भींचकर गुस्से से ऊंचा ऊंचा बड़बड़ाई थी। बेटा, अब तुम तो अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो, राबिल की बच्ची, जिले ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा था। हारून सीने पर हाथ बांधकर मुस्कुराया। वो अपना स्टेथोस्कोप लेने आया था जो बेंच पर ही भूल गया था। वो जिले के नादिर ख्यालात उसे खहका लगाने पर मजबूर कर रहे थे, जो वो मुश्किल से कंट्रोल कर गया था। हारून मुस्कुराती नज़रों से उसे देखे गया।
अजमार को 2 दिन हो गए थे अस्पताल में। उन 2 दिनों में सब स्टाफ की नाक में दम करके रखा था उसने। वो मेडिसिन तो लेना दूर, किसी नर्स को, डॉक्टर को अपने कमरे में बर्दाश्त तक नहीं करता था, सिवाय जिले और हारून के। वो सख्त तंग था यहाँ के माहौल से, लेकिन हारून था कि उसे ज़बरदस्ती उसे अस्पताल में रोके हुए था। शाम के 5 बजे का टाइम था। जिले और हारून ऑपरेशन थिएटर में थे। उसने नाक चढ़ाकर हॉस्पिटल के साफ़ सुथरे कमरे को देखा, फिर बेजार सा मुँह बनाता हुआ बेड से खड़ा हुआ था। धीमे कदमों से चलता वो बाहर आ गया था। सारे स्टाफ ने उसे हैरानी से देखा। वो बिना किसी को देखे नाक चढ़ाए सामने देखता हुआ बाहर निकल गया। वो रोड पर आ गया था, अस्पताल के मखसूस लिबास में, पाँव में कैंती चप्पल पहने, मगरूर चाल चलता। वो कई लोगों की तवज्जो का मरकज़ था। ओपन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था वो। सोच का मरकज़ सिर्फ मलिक मंसूर था। वहाँ से उठकर वो सीधा जरवा के घर आया था। मामा, आज खाना मैं बनाऊँ रात का? जरी ने खाना बनाती हुई नादिया के कंधे पर सर रखते हुए लाड से कहा था। अच्छा, मेरी बेटी ने आज तक कोई डिश बनाई है जो वो खाना बनाएगी? नादिया ने उसकी तरफ पलटकर प्यार से पूछा था। मामा, अगर आपकी बेटी ने खाना नहीं बनाया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बनाना भी नहीं आता? जरी ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। अच्छा, तो मेरी सुघड़ बेटी क्या बनाएगी आज? मामा, मैं शामी कबाब बनाऊंगी। एक यही चीज़ थी जो अजमार शौक से खाता था, तो वो बस इसी से शुरुआत करना चाहती थी। आप बाहर जाएं, मैं बना लूँगी। अच्छा, तो तुम बनाओ, मैं तुम्हारे चाचू की तरफ इदरीस के साथ चली जाती हूँ। भाभी की तबीयत नहीं ठीक, इदरीस चलने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा पहले खाना बना लूँ फिर चले जाएंगे, लेकिन अब तुम बना रही हो तो हम अभी चले जाते हैं। नादिया ने तफसील से उसे बताते हुए किचन से बाहर चली गई। जरवा ने फ्रीज़र से गोश्त का पैकेट निकाल कर उसे देखा। जरवा अपने काम में बिजी थी जब बाहर वाले दरवाजे की बेल बजी। इस टाइम कौन आ गया है? जरवा खुद से बड़बड़ाती हुई लॉन्च में आई थी। उसने डोर खोला तो जहाँ वो सपाट तासुरात से खड़ा उसे चौंका गया था। आप यहाँ? जरवा ने उसे देखते हुए हैरानी से पूछा था। वो कहता हुआ अंदर घुस आया था। जरवा ने हैरत से उसे देखा जो अस्पताल के यूनिफॉर्म में था। लापरवाही से चलता हुआ लॉन्च में बैठ चुका था। आप क्यों आ गए हैं? दादी घर पर ही हैं। जरवा ने दादी के कमरे के बंद दरवाजे को देखते हुए परेशानी से कहा। आई डोंट केयर माई हार्ट, सबसे मिलने ही तो आया हूँ मैं, सपाट से अंदाज में कहता वो उसे चौंका गया था। क्यों मिलने आए हैं? जरवा ने होठ काटते हुए उलझते हुए पूछा था। यूं ही उन्हें वार्न करने की खबरदार, जो मेरी बीवी से किसी ने काम करवाया हो तो। अजमार के चेहरे के तासुरात संजीदा थे। वो उसे हाथों में मसाला लगाते देखकर कह रहा था। जरवा पहले तो हैरान हुई, फिर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा जहाँ वो उसके हाथों को ही देख रहा था। जरवा मुस्कुराई थी। ये काम मैंने अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, किसी ने फोर्स नहीं किया मुझे। जरवा ने हल्की सी मुस्कान से उसके चेहरे को देखते हुए कहा था। अरे लड़के, तुम्हें तो गोली लगी थी ना, यहाँ कैसे आ गए? हाँ, फरजाना बेगम ने नाक पर उंगली रखकर हैरानी से उससे पूछा था। बस दादी, आपकी दुआ से ठीक हो गया हूँ, आप बस इसी तरह मेरे लिए दुआ करती रहा करें। अजमार ने सर्द से नज़रों से उन्हें देखते हुए कहा था। फरजाना ने मुँह बनाकर सर झटका। तो यहाँ किससे मिलने आए हो? नादिया तो घर पर नहीं है। फरजाना बेगम ने सोफे पर बैठते हुए तुनक कर उससे पूछा था। तो डेयर दादी, इनसे मिलने नहीं आया मैं, वो कहकर चुप हुआ। फिर जरी के परेशान चेहरे को देखकर पहली बार मुस्कुराया था, जिस पर ज़रूरत 100 बार कुर्बान हुई थी उसकी हल्की सी मुस्कान पर। लेकिन दूसरे ही पल वो साकत हुई थी उसकी अगली बात पर। डेयर दादी, मैं यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, ना कि किसी और से। उसके मुस्कुराते लहजे पर दादी समीद इदरीस साहब भी साकत हुए थे। वो दोनों रास्ते से ही घर लौट आए थे, क्योंकि इदरीस साहब वॉलेट घर पर ही भूल गए थे, वही लेने आए थे वो। जरवा के चेहरे पर तारीक सा साया लहरा उठा था। दादी ने खशमगीन नज़र पर, जबकि वो हल्की सी मुस्कान से नाक चढ़ाए सबको लापरवाही से देखता रहा। ये क्या बकवास है? यहाँ कौन सी बीवी है तुम्हारी जो तुम उससे मिलने आए हो? इदरीस साहब ने गुस्से से उसके चेहरे को देखते हुए दृष्टिकी से पूछा था। जरवा और नादिया के चेहरे पर स्मीगी सी छा गई थी अजमार के मुस्कुराते हुए देखकर। तो अभी मिलवा देता हूँ, मीट माई वाइफ जरवा अदील। अजमार ने इस बार संजीदगी से उन्हें जवाब देकर जरी को देखा, जो मसाला लगे हाथ होठों पर रख चुकी थी। बकवास बंद करो, मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, समझे तुम? सो ये झूठ बोलना बंद करो। इदरीस साहब के पुरयकीन लहजे पर जरवा के आंसू गिरने लगे थे, जबकि फरजाना बेगम अपना सारा मुंह खोले जरी को सदमे से देख रही थी। नादिया ने गहरा सांस लेकर अजमार को देखा, जो अब कह रहा था। आपकी बेटी में कोई शक नहीं कि वो दुनिया की बेस्ट बेटी है, लेकिन मर्जी इस खुदा की चलती है, इंसान की नहीं। हमारा निकाह हो चुका है, सो मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, डेट्स इट। उसने संजीदगी से कहकर जरवा को देखा, जो रोती हुई उसे देख रही थी। आप क्यों रो रही हैं? इसमें आपका क्या कसूर था? रोना तो आपको रुलाने वालों को होगा। अजमार के सर्द लहजे पर फरजाना ने तिल मिलाकर उसे देखा, जो लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन पहले उसे 2 गोलियां लगी थी। निडर और सर्द नज़र से सबको देखता हुआ उनको ठिठका रहा था। हाय हाय नादिया, ये तरबियत की है तूने अपनी बेटी की?
अरे हमारे ख़ानदान की लड़कियां तो पराये मर्दों से बात तक नहीं करती, और तुम्हारी आमसी शक्ल वाली बेटी ने तो निकाह ही कर लिया। अल्लाह अल्लाह, ये क्या ज़माना आ गया है। फरजाना ने अपने गाल पीटते हुए गुस्से से कहा था। उफ, कितने ड्रामे करती हैं दादी आप। अजमार ने नाक चढ़ाते हुए कहा था। और ख़बरदार, जो मेरी बीवी पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया हो तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये निकाह मैंने ज़बरदस्ती इनसे गन पॉइंट पर किया था। अजमार की बेलचक आवाज़ इदरीस साहब समेत सबको साकत कर गई थी। जरमा ने धुंधलाई नज़रों से उसे देखा, जो इदरीस साहब और फरजाना बेगम को सर्द नज़रों से देख रहा था। नादिया ने आंसू साफ किए कि ये इंसान उनकी बेटी के लिए बेस्ट था। फरजाना ने मुंह पर हाथ रखा और सीना को भी करने शुरू हो कर दी थी। हाय अल्लाह, ये लड़का हमारे घर की बच्ची से गन पॉइंट पर निकाह कर गया और हमें कुछ पता नहीं लगा। इदरीस, कर फ़ोन इसके घर वालों को। फरजाना ने सोफे पर बैठते हुए वावेला करते हुए इदरीस साहब को हिदायत दी। इदरीस साहब ने सर अज़बात में हिलाते हुए उसके बाप का नंबर मिलाया। थोड़ा दूर खड़ा हुआ। अजमार ने कंधे उचकाकर, जैसे ही वो उस सब के लिए पहले से ही तैयार हो। और तो हसीम हमें बता नहीं सकती थी, और तुम मीसनी हमें बता नहीं सकती थी जब धोखा दिया तूने अपने वालिदैन को। फरजाना ने तासुब से सर हिलाते हुए अफसोस से कहा था। अम्मी जी प्लीज़ बस कर दे, मेरी बेटी को कौन सा को कोसना। मैं अब एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी अपनी बेटी के खिलाफ। नादिया अजमार से पहले बोल पड़ी थी। जरी ने रोते हुए नादिया के कंधे पर सर रखा। अजमार ने सर नज़रों से फरजाना को देखा। वो चाहकर भी फरजाना से बदतमीज़ी नहीं कर सकता था कि ये सब उसके पीर शाजी को पसंद नहीं था, वरना अब तक वो ज़मीन के अंदर गाड़ देता जरवा को बुरा भला कहने वालों को। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए खड़ा था। अजमार ने उसे देखा, जो शिकवा करती नज़रों से उसे ही देखकर मुँह पीछे मोड़ गई थी। वो सख्त परेशान थी आने वाली देर पर सिचुएशन को लेकर। अजमार की आंखें सुर्ख हुई थी जरवा के खुद को इग्नोर किए जाने पर। उफ, ये क्या है। डॉक्टर राबिल ने चाय के कप नीचे पटकते हुए गुस्से से कहा। पर्दे के पीछे छुपी जिले ने मुंह पर हाथ रखा था। पियो ना मिर्ची वाली चाय राबिल की बच्ची। जिले ने मुंह बनाते हुए आंखें पटपटाते हुए कहा था। उफ, मुंह जल गया मेरा। उफ। राबिल ने पानी के गिलास पर पानी पीते हुए हाँप कर कहा था। क्या हुआ डॉक्टर राबिल। जिले ने ऐसे शो किया जैसे वो अभी कमरे में आई हो। उसे कैंटीन वाले के बच्चे ने शुगर के बजाय चाय में सुर्ख मिर्च डाल दी हैं। राबिल ने मुंह से गहरी सांस निकालते हुए जिले को जवाब दिया था। अरे ये क्या, तुम फिक्र मत करो, मैं पूछती हूँ उससे कि भला डॉक्टर राबिल से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुमने उसे मिर्ची वाली चाय पिला दी। जिले ने सर हिलाते हुए मसनूई अफसोस से कहा था। तुम रिलैक्स करो, मैं पूछती हूँ उससे और तुम्हारे लिए मीठी शहद वाली चाय बनवा कर भेजती हूँ। डोंट वरी। जिले ने मुंह बनाकर कहते हुए पलटकर हंसी थी, लेकिन बाहर आकर उसे रुकना पड़ा क्योंकि सामने ही हारून सीने पर हाथ बांधे उसे संजीदगी से देख रहा था। वो डॉक्टर राबिल से मुझे कुछ काम था तो इसीलिए उनसे वो काम कहने आई थी, लेकिन वो तो सो रही हैं, थक गई होंगी, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तुम भी मत करना, मुझे बता दो जो काम है तुम्हें, उससे मैं उसे बता दूँगी। बाद में किसी को नींद से जगाना अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी हैबिट थोड़ी है। जिले ने उसे राबिल के कमरे में जाने से रोकने के लिए अच्छी खासी तकरीर कर दी थी। ओह अच्छा, वैसे डॉक्टर जिले कब से लोगों का इतना ख्याल रखने लगी हैं। हारून ने संजीदगी से उसे देखते हुए भंवर चुकाकर पूछा था। क्यों, मैं क्या इंसान नहीं हूँ। मुझ में भी एक एहसास दिल मौजूद है, हसास दिल मौजूद है जो लोगों की परवाह करता है। जिले ने नाक सुकुड़कर कहा था। हारून का दिल धड़का था उसके नाक सुकुड़ने पर। जिले, तुम तो मेरे लिए शहद जैसी चाय लेने गई थी ना, लेकिन तुम तो अभी यहीं हो। राबिल ने कमरे से बाहर आते हुए सुर्ख होते होठों से उससे पूछा था। जिले बौखला कर उसकी तरफ मुड़ी। जिले मसनूई सा मुस्कुराई, फिर हारून को देखा जो उसे संजीदगी से देखता अपनी मूंछें संवार रहा था। जिले का दिल जल कर कोयला हुआ, लेकिन जिले तो कुछ। हाँ, मैं कह रही थी मैं राबिल के लिए शहद जैसी चाय लाने जा रही हूँ, लेकिन हारून ने मुझे यहीं रोक के कुछ केस डिस्कस करना शुरू कर दिया। मैं जा रही थी। जिले तेज तेज बोलती दोनों को हैरान कर गई थी। चलें डॉक्टर हारून, जिले ने हारून से कहा था। लेकिन चाय तो तुम लेने जा रही थी, हारून तुम्हारे साथ क्या करेगा। राबिल ने हाथ से हवा लेते हुए उससे पूछा था। वो हारून को भी चाय पीनी थी। जिले ने हारून को देखकर उसके सर पर हाथ पकड़कर कहती हुई आगे बढ़ गई थी, साथ साथ उसे भी खींच रही थी, जो मुस्कुराती आंखों से उसे देखता रहा। अलबत्ता चेहरे पर तासुरात संजीदा थे। क्या तकलीफ़ है तुम्हें, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। इस कॉलेज में इतनी लड़कियां हैं, जाओ किसी और को पटा लो, किसी और का पल्ला पकड़ो, लेकिन बराए मेहरबानी मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे तुम्हारी लंगूर सी शक्ल सख्त बुरी लगती है, सीरियसली। नवाल ने कब से अपना पीछा करते मुईज़ से झंझलाते हुए लहजे में कहा था। हाँ, लड़कियां तो बहुत हैं यहाँ, लेकिन वो मेरी लंगूर सी शक्ल के साथ सूट नहीं करेंगी ना माय लव। मेरे साथ तो कोई लंगूर सी शक्ल वाली ही होनी चाहिए ना, मुईज़ ने थोड़ी को सहलाते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा था। उफ, क्या तुमने मुझे लंगूर सी शक्ल वाली कहा।
अपना मुंह देखो, सोई हुई शक्ल वाले। मैं तो खूबसूरत तरीन हूँ, तुम क्या हो, चिचंदर कहीं के। शर्म नहीं आती किसी लड़की को लंगूर बोलते हुए? नवाल ने सदमे से निकलते हुए सख्त तेज से पूछा था। तो तुमने भी मुझे लंगूर सी सुई सी शक्ल वाला बोला तो मैं चुप रहूँगा? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें एक की चार सुनाऊंगा। मोहब्बत की है, कोई जान का सौदा थोड़ी करना किया है, चिचंदरी कहीं की। मुइज़ ने कमर पर हाथ रखकर हिसाब बराबर किया। उफ, तुम पागल हो बदतमीज़ इंसान, नवाल के मुंह बनाते हुए गुस्से से पूछा था। हाँ, और अनकरीब बहुत जल्द तुम्हें पूरा पागल कर दूंगा। वैसे आधी पागल तो तुम पहले ही हो। अंगूठे से नाक को छूते हुए रिलैक्स अंदाज से उसे तपाने की उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है, नवाल तुनक कर कहते हुए जल्दी से आगे बढ़ गई। तो तुमसे बात करने में कौन सा फ़ायदा है, वो तो मैं तुम पर तरस खाकर ही कर लेता हूँ, उसने पीछे पीछे आते हुए मुंह बनाकर कहा था, जिस पर नवाल सब्र के घूंट भरकर रह गई थी। इस इंसान से बातों में कोई नहीं जीत सकता था। क्या सबूत है तुम्हारे पास निकाह का? अदील साहब के सर्द आवाज़ पर वो उनकी तरफ पलटा था, फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। सॉरी डैड, वो निकाह के पेपर्स तो मुझसे गुम हो गए हैं। अजमार की बात पर सबने हैरत से उसे देखा था। ये क्या पागलपन है, चलो घर, अब वहाँ जाकर ही तुमसे बात होगी, अदील साहब ने गुस्सा जब्त करते हुए उससे कहा था। नो डैड, एक कदम भी यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक मेरी बीवी मेरे साथ नहीं जाएगी। उसके बेलचक और अटल लहजे पर वो वहाँ सबको हैरत के साथ साथ गुस्से से भी दो चार कर गया था। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी नहीं भेजूंगा। क्या कर लोगे तुम? इदरीस साहब ने इंतहाई गुस्से से कहा था। कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये तय है मैं अपनी बीवी को अब एक मिनट भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करूंगा, साथ लेकर जाऊंगा, डेट्स इट, उसने इदरीस साहब के करीब आते हुए ढीठपन से कहा था। उसके जिद्दी लहजे पर सबको साफ सूंघ गया था। अजमार बेटा, घर चलो, वहाँ चलकर बैठकर बात करते हैं, अहमद साहब ने उसे बाजू से थामते हुए कहा था। चाचू, ऐसे तो नहीं जाऊंगा, जरवा को साथ लेकर ही जाऊंगा, ये तो तय है, वरना आप एक इंच यहाँ से नहीं हिलूंगा, उसने जरवा को सर्द नज़रों से देखते हुए कहा था। देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाते यहाँ से, अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। इदरीस साहब ने मोबाइल जेब से निकालते हुए उसे धमकी दे दी कि शायद वो पुलिस से डरकर चला जाए। सुसर साहब, जिसे चाहें बुला लें, लेकिन अजमार अदिल को दुनिया की कोई ताकत यहाँ से नहीं हटा सकती जब तक वो अपनी बीवी को ना साथ ले जाए। चलो जरवा, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रहो, तुम्हें कोई बुरा भला कहे, उसने गुस्से से जरवा का हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते हुए सर्द लहजे में कहा था। जरवा ने खामोश नज़रों से उसे देखा। नहीं जरवा, और अब दूर नहीं रह सकता मैं तुम्हें खुद से, अब अगर हम दूर हुए तो शायद ही कभी मिल सकेंगे, मेरी बात मानो जरवा, मेरे साथ चलो। उसके धीमे लहजे पर जरवा की आंखें बरसात की तरह बरसी थीं। ये लोग मुझे नहीं जाने देंगे तुम्हारे साथ, जरवा ने हिचकी लेते हुए धीमे से कहा। जरवा, मेरी तरफ देखो और बस चलो यहाँ से, माई हार्ट। उसके डार्क ग्रीन आंखों में जरवा के लिए बेइंतहा इश्क था, जो वहाँ खड़े सब लोगों को नज़र आ रहा था। फरजाना तो ठोड़ी पर हाथ रखे सबको बोलता हुआ देखती अफसोस से सर हिला रही थी। भला वो कहाँ यकीन करती कि एक कम शक्ल लड़की को इतना खूबसूरत शौहर मिल गया है। वो तो बेयकीन सी थी, लेकिन वो क्या जाने खुदा की कुदरत, जिसने जोड़े तो ऊपर आसमानों पर बनाए हुए हैं, इसमें किसी इंसान का बस नहीं चल सकता। खुदाई फैसलों में किसी इंसान की मर्जी नहीं चल सकती। मैं जाऊंगी अजमार के साथ, हमारा निकाह आज से 2 माह पहले हुआ था, और वो भी एक हादसाती तौर पर, जिस पर कोई इंसान बिलीव नहीं करेगा, लेकिन ये एक हकीकत है। शायद हमारा मिलना ऐसे ही लिखा था। जरवा के धीमे आवाज़ पर सबने चौंक कर उसे देखा, जो अब कह रही थी। आज से 2 माह पहले हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसने धीमे से बोलते हुए सबको सच्चाई से रोशनास करवाया था। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई अजमार पर इल्ज़ाम लगाए, इसीलिए उसने सब कुछ बता दिया जो उनके साथ इस रात हुआ था। चाचू, जरवा ठीक कह रही है, यही सच है, अजमार बता चुका है मुझे। हारून की आवाज़ पर सबने जरवा की तरफ देखा, जहाँ वो ब्लैक पैंट पर डार्क ब्राउन शर्ट पहने खड़ा था। उसने जब सुना कि अजमार हॉस्पिटल से चला गया है, वो भागता हुआ यहीं आया था कि हो सकता है वो जरवा की तरफ आया हो, लेकिन सच में वो उसे वहीं मिला था। साथ उन सबको वहाँ देखकर सारा मामला भी समझ गया। जब तुम्हें पता था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अहमद साहब ने गुस्से से अपने बेटे से बात पर्स की थी। बस मैं सही वक्त की तलाश में था, हारून ने जरवा के सर पर हाथ रखते हुए कहा था। जरवा भाई कहती उसके कंधे से लगी थी। उफ, अजमार को देखकर हारून ने सर पीट लिया था, जिसकी डार्क आंखें लाइट ग्रीन हो चुकी थीं। उनमें सर्दपन भी वाज़ा था जरवा को हारून के कंधे से लगा देखकर। हालांकि वो जानता था हारून और जरवा एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, लेकिन वो क्या करता अपनी इस पोजेसिव नेचर का। वो तो उसका हवा का भी दुश्मन था, जो जरवा को हल्का सा छूकर गुजरती थी। देखें इदरीस अंकल, इनका निकाह हो चुका है, हमें जरवा को साथ ले जाने से आप नहीं रोक सकते।
ले जाओ, लेकिन ये लड़की अब इस घर में मुझे कभी नहीं देखनी चाहिए। इदरीस साहब सपाट से लहजे में कहते अंदर जा चुके थे। पीछे पीछे फरजाना बेगम भी मुंह बनाए सबको घूरती हुई अपने बेटे के कमरे में चली गई। ज़रमा ने परेशानी से नादिया को देखा। मामा, बाबा क्या कह के गए हैं? ज़रमा ने परेशानी से नादिया से पूछा था। बेटा जाओ, कुछ दिन बाद इनका गुस्सा कम हो जाएगा तो मना लेना इन्हें। वैसे भी मैं अब इस मंसूर से बहुत डर गई हूँ, पता नहीं क्या कर दे वो। जाओ, चली जाओ। नादिया ने उसे उलझी हुई बिखरी लटें संवारते हुए उसे जाने की इजाज़त दी थी। ज़रमा उनके सीने से लगती हुई अपना कंट्रोल खो बैठी थी, जबकि उसे रोते हुए देखकर अजमार ने जब से मुठ्ठियाँ भींची थीं। ज़िले ने घूर कर उस लड़की को देखा जो था तो पेशेंट, पर नज़रें सिर्फ ज़िले पर ही थी। ज़िले ने गुस्से से नाक चढ़ाकर उसे देखा था। वो लड़का मुस्कुराया। ये छिछोरा इंसान को यहीं अस्पताल मिला था क्या? ज़िले ने फाइल पर पेंसिल से निशान लगाते हुए गुस्से से बड़बड़ाई। आप 1 मिनट मेरी बात सुनेंगी? उस लड़के ने धीमे से इल्तिजा की थी। नहीं, इतनी फारिग नहीं हूँ मैं कि हर किसी की बात सुनती रहूँ। ज़िले ने गुस्से से रजिस्टर बंद करते हुए कहा। देखें, मुझे गलत इंसान ना समझें, उस लड़के ने मुंह बनाते हुए कहा था। अच्छा तो फिर क्या समझूँ मैं? कब से घूर घूर कर देख रहे हो, अभी तुम्हें गलत नहीं तो नेक समझूँ? हाँ, ज़िले ने नाक चढ़ाकर पूछा था। लड़के ने मुंह बसोरकर उसे देखा। मुझे आपसे एक काम है, क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जा सकती हैं? उस लड़के ने मासूमियत से कहा था। क्यों, तुम मेरे भाई लगते हो या मामे के पुत्र हो जो मैं तुम्हें घर ले जाऊं, तुम्हारी दावत करती फिरूं? अब अगर बात की ना तो कुछ खींचकर मुंह पर झापड़ पड़ेगा। ज़िले ने गुस्से से मुठ्ठियां भींचकर कहा था। देखिए, मुझे गलत ना समझे, आपसे 3-4 साल तो छोटा ही होऊंगा मैं। उसने फिर मुँह बसोरकर कहा। तो फिर? ज़िले ने भवें उचकाते हुए पूछा था। तो फिर आप मुझे अपने घर ले जाएं। देखिए, मेरी जान को खतरा है अपने चचा से, उसने आहिस्ता से कहा था। ज़िले ने मशकूक नज़रों से उसे देखा, फिर पैर पटकते हुए बाहर चली गई। पीछे उसने मुंह बसोरकर उसे देखा। क्या था अगर मान लेती? उसने होठ काट लटकाकर कहा। वो लोग ज़रवा को साथ लेकर ही घर आए थे कि मलिक मंसूर आज़ाद था, तो वो लोग रिस्क नहीं ले सकते थे। ज़रमा ने परेशानी से मुबीन चच्ची को देखा जो सख्त गुस्से में थी। मुझे ये निकाह किसी सूरत कबूल नहीं है, मुबीन ने सख्त गुस्से से उसे देखते हुए कहा। इरम का तो गुस्से से बुरा हाल था। जैनिश को तो यकीन ही नहीं आ रहा था और ना ही नवाल को। जैनी की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, जबकि इरम की नज़रें उस पर थीं जो उलझे बिखरे से हुलिये में जुल्फ़िकार का बाजू थामे बैठी थी। आपके मानने से क्या होता है ममा? मेरी बीवी ज़रवा है और ज़रवा ही रहेगी मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, उसने गुस्से से नाक चढ़ाकर कहा था, जिस पर उन दोनों बहनों का गुस्से के मारे बुरा हाल हुआ। इसकी मजबूत आवाज़ पर मुबीन और इरम खौल कर रह गई थी। मुबीन, मुंह बंद रखो, अब जब इसने कर ही लिया है तो तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? मेरी भतीजी है ज़रवा, इसीलिए मैं चाहता हूँ हम 15 तारीख को अजमार और ज़रवा की शादी कर दें। अदिल के बेलचक लहजे में मुबीन समेत इरम जैनी को साकत कर दिया था। ऐसे कैसे हो सकता है भला? मेरी जगह ये जरी ले जाए? नो नेवर। जैनी ने होठ भींचते हुए रोते हुए बड़बड़ाई। वो तो मेरा था, फिर इस जरी को कैसे मिल गया? इसके साथ सिर्फ मैं ही जचती हूँ, फिर जरी कैसे बन सकती है मेरी जगह दुल्हन? नो नो। जैनी की आवाज़ पर सब ने उसे चौंक कर देखा था जो दीवानियों सी हालत में चिल्लाई थी। जनी ने बेसाख्ता होठों पर हाथ रखा कि शायद वो जैनी के साथ ज्यादती कर गई थी। इरम ने गुस्से से जरी को देखकर जैनी को अपने कंधों से लगा लिया था। जैनी अपना आप छुड़वाती हुई अपने कमरे में भागी थी। पीछे पीछे सभी भागे थे कि वो एक जज्बाती लड़की थी। अपनी अना में वो कुछ भी कर सकती थी जिससे सब आगाह थे। जुल्फ़िकार साहब जरी को खुद से अलग करते हुए जैनी के पीछे गए। ज़रवा ने धुंधलाई हुई नज़रों से जुल्फ़िकार साहब की पुष्ट देखी थी, फिर अपने हाथ को जो वो अपने कंधे से हटाते जैनी के पीछे गए थे। अजमार ने होठ भींचकर ज़रवा को देखा, फिर तेज़ कदमों से उसके घुटनों के पास उखड़ू बैठा था। ज़रवा, मैं हूँ ना? वाओ यार। उसकी धीमी पर शिद्दत आवाज़ पर उसने उसे देखा था। आंखों से लगातार कई आंसू गिरे थे। वो आंसू बेमोल होकर फर्श पर गिरे थे, लेकिन अजमार की हथेली ने उन्हें बेमोल होने से बचा लिया था। उसने आगे हथेली की थी जिससे आंसू उसकी चौड़ी हथेली पर गिरे थे। ज़रवा के आंसू में रवानी आई थी अपने मसीहा को देखकर। बस ज़रवा, अब और मत रोना। आप जानती हैं ना मुझे आपके आंसू से कितनी तकलीफ़ होती है, फिर भी इन्हें बहाई जा रही हैं। आपकी हर चीज़ मेरी अमानत है, आपकी आंखें भी मेरी हैं। मैं नहीं चाहता मेरी आंखों से एक आंसू भी गिरे। अजमार के पुरशिद्दत लहजे पर ज़रवा के आंसू रुके थे। फिर उसने झुक कर उसके घुटनों पर अपना सर रखा था। अजमार, मैं क्या करूँगी? ज़रवा की भर्राई आवाज़ पर उसने झुककर उसके सर पर होठ रखे थे। आप कुछ भी मत करिएगा, बस मेरे सामने रहिएगा। उसके होठ पर उसके सर पर ही रखे गंभीर लहजे में कहा था। क्या सब मुझे माफ़ कर देंगे? उसने सर उठाकर उनसे पूछा था। उसने लब भींचे थे सबके डरे हुए लहजे पर, उसके डरे हुए लहजे पर। आपने क्या किया है जो माफ़ी मांग रही हैं? ज़रवा, लोग ऐसे ही रोंदते हैं जो रोंदना चाहे।
अगर आपने अपनी ज़ात को छोटा बना लिया तो लोग उसे छोटा कर देंगे। ज़रवा प्लीज़ बहादुर बने, सर उठाकर बात किया करें और अपनी ज़ात को फ़ख्र दें, तभी लोग आपको जानेंगे। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में मैं हूँ, ज़िले आप ही हैं और आपके हारून भाई भी तो हैं। कितने लोग आपसे प्यार करते हैं, फिर ये डर कैसा ज़री? उसकी धीमी पर आवाज़ पर वो उसे देखती गई, बिना पलके झपकाए। पहली बार उसने उसे ज़री कहा था, जो ज़रवा के कानों में मीठा रस घोल गया था। हारून उनको घर रवाना करके खुद अस्पताल आ गया था कि उसे एक दो सर्जरीज करनी थी। वो रुका था सामने डॉक्टर राबिल, बालों को उंगलियों से सुलझाती हुई डॉक्टर नवीद से खुद बात करती मुस्कुरा रही थी। हारून ने लब भींचा, फिर तेज़ कदमों से उन दोनों के करीब आया। डॉक्टर नवीद, आपको गप्पे हाँकने के अलावा और कोई काम नहीं है? हारून के सर्द आवाज़ पर वो दोनों चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। डॉक्टर हारून, हम किस केस ही डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर नवीद के जाने के बाद ज़िले ने नाक से कोड़कर कहा था। अच्छा, तो केस से मुतालिक बातें आप दोनों हंस कर करते हैं? हारून ने जलस लहजे पर वो मुस्कुराई थी। नहीं तो हम दोनों तो केस के मुतालिक बात करके बाद में एक न्यू सीरियल के बारे में बात कर रहे थे, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़िले ने मुंह बनाते हुए कहा था। उफ ज़िले, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हारून ने दांत पीसते हुए कहा था। हाँ, और साथ में मैं तुम्हारा भी कुछ नहीं होने दूंगी, ज़िले ने जलकर कहा था। तुम्हें तो खुदा ही पूछे, सड़ो इंसान। ज़िले ने उसे सर झटक कर देखकर कहा था। हारून नए पेशेंट के रूम में आया, मुंह बसोर बेजार सा मुंह बनाए कमरे के चारों तरफ देख रहा था। ज़िले भी पीछे आई कि बता सके कि ये बदतमीज़ लड़का उसकी बीवी पर लाइन मार रहा था। कैसे हो अब रूहान? हारून ने उसकी फ़ाइल पकड़ते हुए उससे पूछा था। क्या ये आपकी बीवी हैं? रूहान ने दूर खड़ी ज़िले को देखते हुए उसके मुंह बसोरते हुए पूछा था। हारून ने पीछे देखा जहाँ वो उस लड़के को घूर रही थी। हाँ, हारून ने भी आहिस्ता से जवाब दिया। फिर तो आपकी किस्मत कुछ इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? हारून ने उसे घूरते हुए पूछा था। ओफ, इतनी लंबी ज़बान है इनकी, ऊपर से नाक पर धरा गुस्सा। ऐसे तो गुजारा नहीं होगा ना आपका? उसकी संजीदगी से कहने पर हारून ने मुस्कुराहट दबाई थी। तो क्या करना चाहिए मुझे? हारून ने उससे चेकअप करते हुए पूछा था। आपको दिन रात 2-2 थप्पड़ तो मारने चाहिए इन्हें। लो जी इससे आपको ही फ़ायदा होगा, वो आपसे डर कर रहेंगी। हारून के घूरने पर उसने जल्दी से वजाहत दी। ज़िले कब से देख रही थी उन्हें खुसर फुसर करते हुए, अब रह नहीं सकी तो उनके करीब ही आ गई। हारून, अगर तुमने इसका चेकअप कर लिया हो तो चलो, ज़िले ने उसे घूरते हुए हारून से कहा था। हारून ने मुस्कुराकर सर हिलाया, फिर रूहान को गुड विशेस देता हुआ चला गया। रूहान ने घूर कर ज़िले की पुश्त देखी थी। अभी तो उसने उसके शौहर को भड़काना था, इसके खिलाफ ओफ उसने मुंह बनाया था। जैनी ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त इरम ने उसे नाइफ छीन ली थी। पागल हो गई हो तुम, ऐसा करता है कोई भला? जुल्फ़िकार साहब ने गुस्से से उससे पूछा था। बाकी सब भी दौड़ते हुए आ गए थे। कोई मुझे ना समझाए, उसने मुझे धोखा दिया है और आप लोग उसी की साइड ले रहे हैं। मैं मर जाऊंगी अगर वो मुझे ना मिला तो। जैनी ने खाला का बाजू झंझोड़ते हुए रोते हुए कहा था। पागल हो गई हो तुम, होश से काम लो। अदील साहब ने गुस्से से कहा था। चाचू, आप भूल रहे हैं, आपने ही मेरा रिश्ता उनसे तय किया था, आपने ही मुझे उसके हवाले से ख्वाब दिखाए थे। जैनिश ने काफ़ी बदतमीज़ी से चिल्लाकर कहा था। जैनिश, मुंह बंद रखो। जुल्फ़िकार साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ था उसका अदील के आगे बोलना। आप लोग जाएं, हम जैनिश को समझा देते हैं। मुबीन ने जैनिश को अपने कंधे से लगाते हुए परेशानी से कहा। सभी परेशानी से सर झटक कर बाहर चले गए थे। अब कमरे में इरम और मुबीन ही थे। जैनिश रोती हुई बेड पर बैठी। खाला, आपने भी कहा था कि आप मुझे अजमार की दुल्हन बनाएंगी, लेकिन क्या हुआ उस वादे का? आपका बेटा तो उस जरी की बच्ची को ले आया है। जैनिश ने हथेली से आंसू साफ करते हुए मुबीन से पूछा था। बेटा, तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना तुम्हारी खाला। मेरे अजमार की दुल्हन तो तुम ही बनोगी। वो कम शक्ल कब तक उसके साथ चल पाएगी? बस तुम सब्र से काम लो। अरे मुझे तो वो वैसे भी नहीं भाती, दोनों बहनें बहू बनाना तो बहुत दूर की बात है। मुबीन ने उसके सर्द हाथ से थामते हुए समझाया था। इरम गहरा सांस लेती सामने पड़े सोफे पर बैठी। वो तो ज़िले को निकालने के चक्कर में थी, यहाँ तो दूसरी बहन भी आ गई थी। परेशान होना तो बनता था दोनों बहनों का। ज़रवा, तुम ज़ुलेखा के कमरे में जाओ, अदील साहब ने हॉल में आते हुए ज़रवा से कहा, जो बेचैनी से उंगलियां चटका रही थी। जी अच्छा, ज़रवा नज़र झुकाकर कहती सोफे से उठी थी। एक मिनट डैड। ज़रवा, ज़िले आपी के कमरे में क्यों जाएगी? वो हम दोनों के कमरे में, यानी मेरे कमरे में जाएगी। अजमार, जो किचन से उसे के लिए पानी लेकर आ रहा था, अदील साहब की बात पर उसने सर्द लहजे में कहा। तुम दोनों का निकाह दोबारा करवाएंगे, तभी तुम दोनों एक कमरे में रहोगे। दादी ने चश्मा उतारते हुए उसे डांटते हुए कहा था। ज़रवा ने उसे देखा, जो कुछ कहने ही लगा था उसकी नज़रों की इल्तिजा समझ चुका था। लब भींचे हुए उसने पानी का गिलास उसके लबों से लगाया था, जिस पर ज़रवा इंतहाई शर्मिंदा हुई थी सबकी नज़रों में।
मैं खुद पी लूँगी। जरमा ने जल्दी से उसके हाथ से गिलास लेते हुए धीमे से कहा। अजमार ने ताज्जुब से उसे देखा, जो एक ही घूंट में पानी ख़त्म करती भागने के अंदाज में ऊपर भागी थी। आदिल साहब ने उसे देखा, जिसकी ब्लू शर्ट पर खून के नन्हे नन्हे धब्बे थे। जुल्फ़िकार से अपनी बैंडेज करवा लो ढीठ इंसान, अस्पताल तो तुम जाओगे नहीं। आदिल साहब सर नफ़ी में हिलाते हुए अफसोस से बोले थे। मैं खुद कर लूँगा, नाक चढ़ाकर कहता हुआ तेज़ तेज़ कदमों से ऊपर गया था। ज़िले ने उसे देखा, जो खाना खाने से इनकारी थी। ज़रवा, मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं पापा को बुला लाऊंगी, तुम्हारे लिए अस्पताल से आकर चीज़ सैंडविच बनाए, लेकिन तुम फिर भी नहीं खा रही हो। मैं तो वैसे भी तुमसे नाराज़ हूँ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। नाराज़ तो मुझे होना चाहिए था। ज़िले ने नाक सुकोड़कर मसनूई नाराज़गी दिखानी चाहिए। आप ही प्लीज़, आप मुझसे कभी मत नाराज़ होना, मैं बस डरती थी। उसने ज़बरदस्ती ज़िले के कंधों पर सर रखते हुए मासूमियत से कहा था। उफ ज़री, मजाक कर रही थी, चलो शाबाश मुँह खोलो। आप ही दिल नहीं कर रहा, आप यहाँ रख दे, जब मुझे भूख लगेगी तो पक्का खा लूँगी। अच्छा, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, पियोगी? ज़िले ने बेड से उठते हुए उसे पूछा था। नहीं, सोऊंगी आप ही, सर दर्द से सोऊंगी तो ठीक हो जाएगा। उसने कंफर्टर खुद पर ओढ़ते हुए थके थके लहजे में कहा था। ठीक है, मैं पेन किलर लेकर आती हूँ हारून से। ज़िले कहते हुए कमरे से चली गई। पीछे वो परेशानी से लब भींचती हुई आंखें मूंद गई थी। ओफ, शर्ट क्यों उतारी हुई है तुमने? ज़िले, जो बिना नॉक की ही उसके कमरे में घुस आई थी, अब उसे बिना शर्ट के मिरर के आगे खड़ा देखकर झुंझलाकर लहजे में बोली थी। तो डॉक्टर जुलेखा, नॉक करना था, ऐसे किसी के कमरे में आना बैड मैनर्स है। हारून ने बालों में कंघा करते हुए कंधे झुकाकर कहा। मुझे क्या पता था तुम शर्टलेस होगे। ज़िले ने उसे ब्राउन कलर की शर्ट देते हुए मुंह बनाकर कहा था। हारून ने सर दाएं बाएं हिलाते हुए शर्ट उसके हाथ से लेकर पहनी। अब बोलो, क्या काम आ गया था आपको डॉक्टर हारून से? हारून ने उसे देखते हुए आईब्रो झुकाकर पूछा। हाँ, वो तुम्हारे पास होती है ना सरदर्द पेन किलर की, तो दे दो, सरदर्द की पेन किलर तो दे दो। ज़िले ने माथा मसलते हुए उससे कहा था। अच्छा, मुझे लगा खुद के लिए मांग रही हो, क्योंकि सर तो तुमने पकड़ा हुआ है। उसने लब दबाकर कहा था। बस ज़रवा की टेंशन है, बहुत स्ट्रेस लेती है वो। मैं चाहती हूँ वो अपनी उम्र की लड़कियों की तरह रहे, हंसे खिलखिलाए, ब्राइट कलर्स पहने, फरमाइशें करे। बहुत चुप सी रहती है, खुद घुल घुल कर आधी हो जाएगी, लेकिन किसी को बताएगी नहीं अपनी परेशानी। ज़िले ने भराए हुए लहजे में कहा था। ज़िले प्लीज़, तुम अगर इस तरह करोगी तो वो फिर कैसे स्ट्रांग होगी? हम उसने उसे कंधों से थामते हुए संजीदगी से कहा। हाँ, बस तुम ठीक कह रहे हो। ज़िले ने आंखों से नमी चुनते हुए सर हिलाकर कहा था। हारून ने धूप छाव सी लड़की को प्यार से देखा, फिर झुककर उसका माथा चूमा। ज़िले ने हैरत से उसे देखा, जो मुस्कुराया था। बस यार, दिल कर रहा था। हारून ने बोसे की वजाहत दी। आइंदा ऐसी हरकत की ना तो फिर मैं तुम्हें जहन्नम पहुंचाकर दम लूँगी। ज़िले ने घबराए हुए लहजे में उसे धमकी दी थी। जवाबन वो हंसा था। रुको यार, मेडिसिन तो लेती जाओ। उसे पलटते देखकर उसने पीछे से कहा था। ज़िले नाक सुकेड़कर रुकी थी। उसने बेड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसे मेडिसिन दी। ज़िले ने पेन किलर पकड़कर उसके हाथ पर चुटकी काटी। उफ लड़की, कभी तो उधार पीछे रहने दिया करो। हारून ने हाथ झटकते हुए तासुब से कहा था। जवाबन वो उसे घूरती हुई पलट गई। ज़री ने ज़िले को देखा, जो नींद की वादी में बुरी तरह गुम थी। ज़रवा उठकर बैठी, कुछ देर इसी तरह बैठी उसके हसीन से चेहरे को देखती रही, फिर मुस्कुराकर झुकी और उसके गाल पर होठ रखती बेड से नीचे उतरी। वो धीमे धीमे कदमों से चलती नीचे हॉल में आई, जहाँ गुप अंधेरा था। कुछ देर तो खड़ी रही, फिर वहाँ से ग्लास डोर खोलती बाहर गार्डन में आई। चांद की हल्की नीली रोशनी चारों तरफ फैली बहुत भली लग रही थी। प्लास्टिक चेयर पर बैठी वो स्विमिंग पूल के नीले पानी को देखती। वो गहरी सोच में गुम थी जब अजमार उसके कदमों में बैठा। ज़री चौकी थी। क्यों यहाँ बैठी हैं, वो भी अकेले? अजमार ने आहिस्ता से पूछा था। नींद नहीं आ रही थी, उसने बेबसी से कहा। नींद क्यों नहीं आ रही थी? उसने ज़री के बिखरे लट्टों को हाथों से कानों के पीछे करते हुए मोहब्बत से पूछा था। पता नहीं क्यों, बस नहीं आ रही थी नींद। उसने होठ लटकाते हुए लाड से कहा, जिस पर वो मुस्कुराया था। वो ज़री के कदमों में बैठा उसे मुस्कुराता हुआ देखता रहा। आपसे एक बात पूछूं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। उसने बस इतना ही कहा कि आप पूरे 5 साल तक घर से गायब रहे थे, मसलन किडनैप। ज़री के बात पर उसकी आंखों में सर्दपन उतरा था। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? उसे खामोश देखकर ज़री ने उसका कंधा हिलाते हुए कहा था। 5 नहीं, 8 साल। वो इतना ही कहकर चुप हुआ था। ज़रवा ने परेशानी से उसके सपाट चेहरे को देखा। क्या तुम्हें भूख लगी है? अजमार ने पूछा था। हाँ। ज़रवा ने उसके सफ़ेद हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा था। मुझे भी भूख लगी है माय हार्ट। उसने संजीदगी से कहकर उसे उठाया। वो उसे किचन में लाया, उसे चेयर पर बिठा था। वो फ्रिज की तरफ बढ़ा।
मैं केक खाऊंगी, जरवा ने फ्रिज में रखा केक देखकर कहा। अजमार ने सर हिलाकर केक निकाला। उसका एक पीस छोटी सी शीशे की प्लेट पर रखता वो जरी के आगे रख चुका था। जरवा ने इश्तियाक से वो वनीला फ्लेवर को देखा, फिर चम्मच भरकर मुंह में डाला था। आप भी खाओ ना, जरवा ने चम्मच उसके होठों के करीब करते हुए धीमे से लहजे में कहा था। अजमार ने मुँह खोला। जरवा ने उसके मुँह में डाला था। उसे मीठी चीज़ से एलर्जी थी, लेकिन वो जरवा के हाथों से तो जहर भी खा सकता था। ये तो फिर एक केक था। अच्छा है ना, उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। बहुत, उसने हल्की सी मुस्कान से कहा था। ग्रीन आंखों में जरवा के लिए मोहब्बत का समुंदर था। तुम 8 साल कहाँ गायब रहे थे, जरवा ने फिर पूछा। उसके मुस्कुराते नकुश फिर से सपाट हो चुके थे। वो कुछ नहीं बोला। क्या आपकी उम्र सच में उस वक्त 3 साल थी, जरवा ने केक उसके मुंह में डालते हुए पूछा था। जरवा, ये सब फजूल बातें आपको किसने बताई हैं, उसने सर्द लहजे में पूछा था। जिल्ले आपी ने, जरवा ने केक फिनिश करते हुए कहा था। अजमार ने उसे पानी गिलास में डालकर दिया। उसकी नज़रें उसके खाली नाक पर थीं, जिसमें चमकती लौंग गायब थी। कानों में छोटी छोटी बालियां थीं सोने की, जो उसकी नानी ने निशानी थी। जिल्ले आपी, अजमार ने दांत पीसे थे। वो तैयार होकर नीचे आ रही थी। जरवा अभी सो ही रही थी। अभी वो तीसरी सीढ़ी पर ही थी जब वो अचानक उसके सामने आया था। जिल्ले उसे देखकर रुकी, फिर आईब्रो झुकाकर सामने आने की वजह पूछी थी। ऊपर आकर मेरी बात सुने 2 मिनट, उसने सर्द से लहजे में कहा था। जिल्ले पहले तो घबराई, फिर नवीन को नाश्ते के लवाजमात लगाते देखकर शेर बनी। तुमने जो कहना है यही कह लो, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। अजमार ने दांत पीसे थे। डॉक्टर जिल्ले, मेरे साथ चलें, बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो दांत पीसते कहता हुआ उसकी कलाई पकड़ता उसे ऊपर लेकर गया। नवीन मुस्कुराती रह गई कि ज़रूर जिले ने इसकी किसी चीज़ से छेड़छाड़ की होगी। वो कहाँ अपनी किसी चीज़ को किसी के हाथ लगाने देता था, जबकि जिले बाज नहीं आती थी उसे तंग करने से। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, अपने भाई की बीवी को इस तरह खींचते हुए शर्म तो आई नहीं होगी तुम्हें, भला लोग क्या कहेंगे। दिल्ली ने मुंह बनाते हुए एक्टिंग की और अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ाया था। जरवा को क्यों बताया मेरे पास्ट के बारे में, उसने लब भींचते हुए पूछा था। कब, मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैं क्या पागल हूँ। जिले ने फिर एक्टिंग की, लेकिन वो एक्टिंग करते वक्त भूल जाती थी कि उसकी एक्टिंग दोनों भाइयों के आगे बिल्कुल भी नहीं चलती थी। आइंदा मेरे बारे में जरवा से कोई बात की तो मैं आपके सारे सीक्रेट्स हारून भाई को बता दूंगा। उसके सर्द लहजे पर जिले ने उसे घूरा था। बता कर तो दिखाओ, मैं भी जरवा को बता दूंगी कि कॉलेज के दिनों में उसे एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी। जिले ने नाक सिकोड़ते हुए कहा था। अच्छा, ज़रा रोशनी डालेंगी, वो कौन सी लड़की थी, उसने सपाट से अंदाज में पूछा था। मैं और कौन, जिले ने बाल झटकते हुए एक अदा से कहा। अजमार ने सर झटका और बेजार सा मुंह बनाया, जैसे कहा हो सीरियसली। अच्छा कब, उसने नाक चढ़ाकर पूछा था। अच्छा, ये नहीं कहते थे जिले आपी मैं आपको यूं ही छोड़ दूं, जिले आपी आप मैकरोनी खाएंगी, जिले आपी हॉरर मूवी देखेंगी, उसने मुंह बनाते हुए कहते उसे याद दिलाया था। उफ, वो मैं आपको अपनी नई नई भाभी के रुतबे पर रख कर कहता था और आपको भाभी वाला प्रोटोकॉल देता था। इसमें आप कैसे कह सकती हैं कि आप मुझे अच्छी लगती थी। उसने नाक चढ़ाकर पूछा था। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा स्पेशल प्रोटोकॉल, उसने भी नाक चढ़ाकर कहा। अजमार ने गहरा सांस लेकर उसे देखा, फिर अपने भाई की किस्मत पर तरस आया कि ये लड़की उसकी किस्मत में थी, सर खपाने वाली। ये घूरना बंद करो, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। अच्छा, मैं अगर भाई को बता दूँ कि उनके लंदन जाने वाले पेपर्स आपने फाड़कर बाहर गार्डन में दबा दिए थे तो, उसने हल्की से मुस्कान से पूछा था। जिले घबराई। और ये भी बता दूं कि जिले आपी ने आपके पासपोर्ट पर चाय जानबूझकर गिराई थी तो फिर, उसके धीमे धमकी वाले लहजे पर पहले तो वो घबराई, फिर मसनूई हंसी थी। अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं कब जरवा को बताती हूँ, उसने तो जानबूझकर जिद लगाकर तुम्हारे बारे में पूछा तो बता दिया मैंने, भला मैं क्यों लब खोलूँगी तुम्हारे खिलाफ। हाँ, उसने मसनूई मुस्कान से कहते हुए उसके ब्राउन बाल छेड़े। उसने तन्वी लहजे में उससे नाक सुकोड़कर अपने मगरूर भाई को देखा था। वैसे ये सब बातें मैंने ही तुम्हें बताई थी, जिले ने मुंह बसोरा। हाँ जी, अगर और मेरे बारे में जरवा को बताया तो फिर ये हारून भाई को बता दूंगा, सिंपल मेरी प्यारी जिले आपी, उसने सर से लहजे में कहते हुए उसके भरे भरे गाल खींचे थे। फिर उसके कान के पास झुका और ये भी कि मेरे जिले आपी हारून भाई से इश्क करती हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए उनके पेपर्स और पासपोर्ट तक गायब कर देती थी। मुस्कुराते लहजे में कहता उसे सागत छोड़कर वो जा चुका था। उफ, इश्क वाली बातें तो मैंने इसे कभी नहीं बताई, ये इसे कैसे पता चली, जिले ने पैर पटकते हुए मुंह बनाकर खुद से कहा था। वो जरवा के रूम में आया था जो दिन के 10 बजे तक सो रही थी। पर्दे गिराए अंधेरा किए वो सो रही थी, मासूम सा मुंह बनाए, होठ नीम हुआ थे, एक हाथ पेशानी पर था तो दूसरा सीने पर। वो नीचे आकर स्टाइल में बैठा, उखड़ स्टाइल में बैठा उसके बिल्कुल करीब।
वो उसे तकता गया। लंबे बाल शायद सुलझाए नहीं गए थे, वो सारे चोटी से बाहर निकले हुए थे। वो धीमे से मुस्कुराया, फिर दिल के कहने पर उसके नाक पर झुका। वो लौंग वाली खाली जगह पर होठ रखे धीमे से, जैसे डर हो कि इसकी नींद ना खराब हो। ज़रवा कसमसाई, वो उसके लम्स, उसकी खुशबू कैसे ना पहचानती। उसने पट से आंखें खोली थीं, फिर नीचे बैठे अजमार को देखकर झट से उठकर बैठी थी, फिर अपनी ब्लैक चादर खुद पर जल्दी से ओढ़ चुकी थी। आप? वो उसके चेहरे को देखती हुई बोली थी। वो कहते हैं उसके पास बेड पर बैठा था। ज़रवा, ये तुम्हारी लौंग। उसने अपनी हथेली उसके सामने करते हुए धीमे से उसे मुखातिब किया था। ज़रवा ने हैरत से उसके हाथ पर पड़ी चमकती हुई वाइट नग वाली छोटी सी नथनी देखी, जो अपना कीमत का खुद ही बता दे रही थी। ये क्यों ले आए आप? मैं ख़रीद लेती ना खुद, आपने इतने पैसे खर्च कर डाले। उसने परेशानी से हीरे की लौंग को देखते हुए कहा था। ज़रवा, चीज़ें नहीं, इंसान कीमती होता है। इंसान है तो चीज़ें हैं, वरना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आई समझ में? और अगर मैं तुम्हारे लिए दिल भी निकाल कर रख दूँ ना, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। माई हार्ट। उसने उसके गाल पर हाथ रखकर उसे समझाया था। ज़रवा की आंखें धुंधलाइन थी इतनी मोहब्बत पर। खबरदार ज़रवा, अगर एक आंसू भी बाहर आया तो। आपके आंसू मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं। आप अब रोएंगी नहीं। उसने उसका सातवां नाक खींचते हुए मोहब्बत से कहा था। ज़रवा आपके खुल के मुस्कुराई थी। असमार की ग्रीन आंखों में भी मुस्कुराई थी उसे हंसता देखकर। ज़रवा, आप ऐसे ही रहा करें, मुस्कुराती हुई। असमार ने उसके सर पर होठ रखते हुए गंभीर लहजे में कहा था। अब उठ जाएं और नीचे फ्रेश होकर आएं। मैं तब तक आपके लिए ताज़ा नाश्ता बनवाता हूँ। वो उसके आईब्रो को चूमता हुआ कहता जा चुका था। ज़रवा उसी तरह बैठी मुस्कुराती हुई उसके लम्स की गहराइयों को सोचती हुई मुस्कुरा रही थी। फिर बेसाख्ता ही उसकी दी हुई नथनी पर होठ रख चुकी थी वो। जिले ने चाय पीते हुए दोनों को घूरा, जो दूर बैठे किसी फाइल को लेकर आपस में सर जोड़े कुछ डिस्कस कर रहे थे। जिले में उससे ज़्यादा बर्दाश्त का कोई मादा नहीं था। वो चाय का कप उठाते उनके करीब आई और ऐसे लड़खड़ाई जैसे टक्कर से लड़खड़ाई हो। चाय का ठंडा कप राबेल के सर पर सत्यानाश कर गया था। हाँ, राबेल जल्दी से उठकर चीखी थी। जिले ने मसनूई सारा मुंह खोला और फिर हाथ रख लिया। उफ राबेल, सॉरी यार, मैं लड़खड़ाई तो मेरे हाथ से चाय छूटकर तुम पर गिर गई। उफ यार, क्या बताऊं, मुझे कितना बुरा लग रहा है। जिले ने उसकी हालत का जायज़ा लेते हुए मसनूई से बेचारगी से कहा था। या अल्लाह जिले, तुम कोई तो काम ढंग से कर लिया करो। आई एम सरप्राइज्ड कि तुम्हें किसने डॉक्टर बना दिया है। डिस्कस्टिंग। राबेल गुस्से से सुनाती हुई उसे घूर कर जल्दी से अपने केबिन में भागी थी। जिले ने हारून को देखकर बेचारा सा मुंह बनाया था। देखो ना मेरी भला, क्या गलती, कौन सा कोई जानबूझकर गिराता है। जिले ने मुंह बना बसोर कर कहा था। हारून से कहा था, जो थोड़ी पर हाथ रखे उसे संजीदगी से देख रहा था। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कौन सा जानबूझकर गिराई है? भला इसमें मुझ मासूम की क्या गलती? और वैसे भी गलती उसकी है, वो हर वक्त बाल खोले फिरती रहती है। ये अल्लाह की तरफ से शायद सज़ा होगी। बीबी, गैर महरमों से पर्दा किया करो, मैं तो बस एक बहाना बनी ना। जिले ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए अपनी सफाई पेश की थी। जिले, अल्लाह हर बार लोगों को सज़ा देने के लिए तुम्हें ही क्यों वसीला बनाता है? हारून ने संजीदगी से आईब्रोज खाते हुए उससे पूछा था। जिले घबराई थी। उफ, छोड़ो ना ये सब बातें। तुम जानते हो हमारे अस्पताल में एक बहुत प्यारा सा यंग डॉक्टर आया है। क्या पर्सनैलिटी है, वाह वाह। जिले ने हाथ हिलाते हुए तारीफ़ की थी। हारून ने संजीदगी से उसे घूरा था। अब तुम्हें कोई गुनाह नहीं होगा ना किसी गैर मर्द की तारीफ़ करते हुए? हाँ, हारून ने उसे घूरते हुए पूछा था। जिले ने ताज्जुब से उसे देखा था। तो मैं उसे थोड़े ना कह रही हूँ, उसे तो अल्लाह ने बनाया है, तो मैं तो अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रही हूँ। अल्लाह ने क्या हुस्न दिया है उसे, वाह वाह। जिले ने मसनूई वाह वाह किया था। उफ जिले, क्या करूँ मैं। सच कह रही थी राबेल कि किसने बना दिया है तुम्हें डॉक्टर? तुम्हें तो शायर होना चाहिए था, वाह वाह करने वाला। हारून जलकर कहता हुआ वहाँ से वॉकआउट हो गया था, जबकि जिले ने टेबल पर हाथ मारा। देख लूँगी मैं तुम्हें भी और उस राबेल की बच्ची को भी। मैं अपनी काबिलियत पर डॉक्टर बनी हूँ, ना कि नकल से। जिले ने गुस्से से नाक के नथने फुलाते हुए कहा था। फिर चाय का ऑर्डर दिया। सर दर्द लगा दिया है मेरा, उस सड़े हुए डॉक्टर्स ने। वो जल कर खुद से बड़बड़ाई थी। चची, मैं बनाऊँ चाय? उसने हिचकिचाते हुए नवीन से पूछा था, जो चाय का सामान कैबिनेट से बाहर निकाल रही थी। अरे मेरे बच्चे, मैं बना लूँगी, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं चाय भिजवा देती हूँ तुम्हारे लिए। नवीन ने उसके गाल छूते हुए मोहब्बत से कहा था। चची, चाय बनाने में कौन सा घंटों लगते हैं, मैं बनाऊँगी आज इसे चाय। और तो कुछ आता नहीं है मुझे, लेकिन चाय मैं अच्छी बनाती हूँ, ऐसा मम्मा कहती हैं। उसने उनके हाथ से देगची लेते हुए कहा था। माँ का जिक्र करती मुस्कुराई थी वो।
जीती रहो मेरी बच्ची, ठीक है बना लो, हम बाहर हैं वहीं भिजवा देना, खुद मत पकड़ कर लाना, पहले ही तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। वो उसे फिक्रमंदी से हिदायत देती हुई चली गई थी। जरीन ने मुस्कुरा कर पुश्त देखी थी, फिर चाय बनाने की तरफ मुतवज्जह हुई थी। वो चाय बनाकर कप्स में डाल ही रही थी जब जैनी आई। इस किचन में काम करती तुम बिल्कुल एक काम वाली लग रही हो, उसने उसके दराज चोटी देखते हुए तमस्कर से कहा था। जरवा ने हैरानी से उसे देखा, फिर सर झटका था। काम वालियाँ भी इंसान ही होती हैं जैनी, जरवा ने सपाट से लहजे में उससे जवाब दिया था। बहुत पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे डियर, हैरत है ना? जैनी ने उसके पास आते हुए नफरत से पूछा था। जैनिश प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो, ये सब नसीब की बातें हैं, वो तुम्हारे नसीब में होता तो मुझे कभी ना मिलता, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, जरवा ने उसे समझाया था। जैनी ने गर्म चाय से धुआं निकलता देखकर मुस्कुराई, फिर कप पकड़ती वो हैरानी से अपनी तरफ देखती जरी के पैरों में आग गिरा चुकी थी। जरवा की चीख पूरे घर में गूंजी थी। गरम गरम खौलती हुई चाय उसके पैर जला गई थी। जैनी उसे तकलीफ से नीचे बैठते देखकर घबराई थी, फिर जल्दी से वहाँ से चली गई किसी के आने से पहले। नवीन, अहमद साहब और जुल्फ़िकार साहब भागते भागते आए थे किचन में। जरवा के हद से ज़्यादा सुर्ख पैर को देख वो समझ गए कि चाय गिरा बैठी है वो अपने पैर पर। जुल्फ़िकार साहब ने परेशानी से उसे उठाकर कमरे में ले आए। पीछे दादी, नवीन साहब, अहमद साहब भी थे। इरम और मुबीन अपने मैके गई हुई थी, उनकी अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जरवा जलन से लब भींचे कर घुटी घुटी आवाज़ में रो रही थी, जबकि बाकी सबके पास बैठे थे। जुल्फ़िकार साहब उसके पैर पर बरनौल लगा रहे थे, तभी वो भागता भागता आया था उसके रूम में। जरवा समीर सब बौखलाकर रह गए थे, जो आते ही उसे खुद में कैद कर चुका था। बार बार उसका सर चूमता वो कोई दीवाना सा लग रहा था। ओहो, दादी ने तनबी लहजे में उसे बाज रखना चाहा, लेकिन वो अजमार था अपनी करने वाला। वो जरवा का चेहरा अपने हाथों में ले चुका था। क्या हुआ है आपको, क्यों चाय बनाने गई थी? हाँ, आप अपना एहसास मेरे लिए कर लिया करें प्लीज़ जरवा, वो उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए कहता। फिर से उसे खुद में भीग चुका था। जरवा ने सख्त शर्मिंदगी से बचने के लिए आंखें मींच ली। इस आदमी को समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता खिसक चुके थे कि वो अब ढिटो की तरह वहाँ नहीं बैठ सकते थे। आप हद करते हैं, हल्का सा पैर जला है, कोई मर थोड़ी ही गई हूँ। जरवा, उसकी वहशत ज़्यादा आवाज़ पर वो साकत हुई थी। खबरदार आपने मरने का लफ्ज़ मुँह से निकाला तो मरे आपके दुश्मन, अल्लाह करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। अजमार की वहशत ज़्यादा से कहने पर वो भौचक्का रह गई थी। भला इतनी शिद्दत उसने कब देखी थी जितनी अजमार के लहजे में थी। और अब उसने अपने होठों पर हाथ रखते हुए हैरत से उसके लब अपने जले हुए पैर पर महसूस करके वो साकत हो गई थी उसकी दीवानगी देखकर। अल्लाह ने उसे आम शक्ल ज़रूर दी थी, लेकिन चाहने वाला ऐसा दिया था कि शायद कोई ऐसा दीवाना किसी को दिया हो। जरवा ने आँखों में पल में नम हुई थी। उसने उसके जले हुए सुर्ख पैर को देखकर जरवा को देखा। जरवा बेसाख्ता ही उसके चौड़े सीने से लगी थी। अजमार की आंखें डार्क ग्रीन हुईं जरवा को खुद में समाते देखकर। वो कब से उससे चैटिंग कर रहा था। उनका आज टेस्ट था। वो कब से उसकी चीटिंग कर रहा था। उनका आज टेस्ट था और मुइज़ को हमेशा की तरह कुछ भी नहीं आता था। अपने आगे बैठी नवीन की टेस्ट को थोड़ा सा खड़ा होकर देखता, फिर अपने नोट पर कॉपी कर लेता। नवाल ने होठ भींचकर उसे तन्वी नज़रों से वार्न किया था। मुइज़ ने जवाबन उसे तगड़ी घूरी से नवाज कर टेस्ट की तरफ नज़रें मरकूज़ की। सर, उसने खड़े होते हुए सर को अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। मुइज़ ने हैरत से उसे देखा जो कह रही थी, सर, ये मुइज़ कब से मेरे टेस्ट की कॉपी कर रहा है। नवाल ने उसकी तरफ इशारा करते हुए उनसे कहा था। सर ने मुइज़ को देखा जो मासूमियत से सारे रिकॉर्ड तोड़ता टेस्ट पढ़ चुका सोच कर लिख रहा था। मुइज़, क्या तुमने नवाल का टेस्ट कॉपी किया है? सर ने उसे पूछा, जिसने मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया था। सर, आप चेक कर लें मेरा टेस्ट, मैं तो कब से खुद ही लिख रहा हूँ। मेरी तो गर्दन अकड़ गई है नीचे झुक कर। नवाल को शायद गलतफहमी हुई है, उसने खड़ा होते हुए हाथ पीछे बांधते हुए बेचारगी से कहा था। सारी क्लास टेस्ट छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जह थी। नवाल ने दांत पीसे थे। आओ आराम से अपना टेस्ट निपटाओ सर कहते हुए वापस अपनी कुर्सी की तरफ बढ़े थे। नवाल ने तुनक कर उसे देखा, जिसने शरारत से एक आंख बंद की थी। नवाल तपी थी, अल्लाह करे तुम्हारी कभी शादी ही न हो। नवाल ने उसे वही बद्दुआ दी जिससे वो चिढ़ता था। अल्लाह ना करे इसे तुम्हारी सारी ज़िंदगी कंवारी रहोगी, जो मैं तो कभी नहीं देख सकूँगा माय लव। उसने आहिस्ता से सरगोशी की थी। उफ, मुंह बंद कर रखो अपना, मुझसे अब कभी मुखातिब मत होना, समझे? नवाल ने उसे घूरते हुए कहा था। तुम्हारी बातों पर मैंने गौर करना छोड़ दिया है, उसने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा था। नवाल तब कर अपने टेस्ट की तरफ मुतवज्जह हुई थी। वो फिर से कॉपी करना शुरू कर चुका था उसका लिखा हुआ। मिस जुलेखा, मेरी ड्यूटी आपके साथ है। अभी मुझे सर जुल्फ़िकार ने कहा है। डॉक्टर मोहीद ने उसकी तरफ आते हुए मुस्कुराकर कहा। जिले भी मुस्कुराई थी। हाँ, आई नो डॉक्टर मोहीद।
जिले ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की थी। सो चलें फिर काम स्टार्ट करें, डॉक्टर मोहित ने उससे मुस्कुराकर पूछा था। ऑफ कोर्स, जिले कहती हुई आगे बढ़ी। डॉक्टर जुलेखा, हारून की आवाज़ पर वो दोनों लिफ्ट की तरफ जाते रुके थे। जी, जिले ने सारी दांतों को नुमाइश करते हुए पूछा था। आपकी ड्यूटी आज मेरे साथ है, उसने संजीदगी से मोहित को देखते हुए कहा था। लेकिन डॉक्टर जुल्फ़िकार ने आज हम दोनों की ड्यूटी चाइल्ड वार्ड की तरफ लगाई है। क्यों जिले? जवाब मोहित की तरफ से आया था, जिस पर डॉक्टर जिले ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया था। डॉक्टर मोहित साहब, आई एम सीनियर, मैं बेहतर जानता हूँ ना कि यू। और सेकंड, इनका नाम जुलेखा है ना कि जिले। हारून ने उसे घूरते हुए उसकी तस्दी की। लेकिन डॉक्टर हारून साहब, जिले ने मुझे खुद अपना निक नेम से बुलाने को कहा है और ड्यूटी तो हमारी ही है, मोहित ने भी संजीदगी से कहा। जिले मासूमियत से हारून को देखती उसे जिद करती थी। मोहित साहब, अगर इस हॉस्पिटल में काम मज़ीद करना है तो डॉक्टर सीरत से साथ ड्यूटी निभाइए। डॉक्टर मोहित उसे घूरता हुआ जा चुका था। अब हारून ने अपनी तोपों का रुख जुलेखा बीबी की तरफ मोड़ा, जो नाखून चबाती उसे ही देख रही थी। डॉक्टर जुलेखा, आइंदा अगर आप मुझे इस चिपकू के साथ नजर आईं तो फारिग कर दूंगा एक सेकंड में। वो सख्त नज़रों से घूरता बिना उसके सदमे वाले एक्सप्रेशन देखे अपने केबिन में चला गया। पीछे वो अपना सा मुँह खोले उसकी पुश्त को देखती रह गई। निकाल कर तो दिखाओ, ये आधा मेरे बाप का हॉस्पिटल है, उसने पीछे से तुनक कर कहा, जिसे वो इग्नोर करता हुआ अंदर चला गया। जिले ने गुस्से से पैर पटका। तुम्हें अल्लाह ही पूछे, बड़ी मूछे वाले, उसने दांत पीसते हुए कहा था। जैनी जैसे ही मुंह हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर आई, वही ठिठक कर रुकी थी। सामने ही वो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में मलबूस टांगों पर टांग रखे उसे ही देख रहा था, लब भींचे हुए। तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसने बौखलाते हुए उससे पूछा, जिसके चेहरे पर सर्द से तासुरात उसे डराने के लिए काफ़ी थे। वो एकदम से उठा था, फिर उसकी तरफ तेज़ कदमों से बढ़ाकर एक ही जिस्म में उसकी गर्दन अपने मजबूत शिकंजे में पकड़ चुका था। जैनी की चीख बेसाख्ता निकली थी। वो उसे गर्दन से पकड़कर उसे दीवार से चिपका चुका था। क्यों मेरी बीवी को तकलीफ़ पहुंचाई? उसके सर्द लहजे पर वो कांप कर रह गई थी। हाँ, मैंने गिराई थी चाय, क्या कर लोगे तुम? जैनी ने उसे हाथ अपने गर्दन से छुड़ाने की कोशिश करते हुए तुनक कर कहा था। चमाट, उसके भारे हाथ का थप्पड़ उसे बेड पर गिरा चुका था। तुम जैसी लाखों जनिश मेरी जरी के सरापे पर कुर्बान। उप्स, उसने झुककर कहा था और अपने मखसूस सर्द लहजे में जो जैनी को झुलसा कर रख चुका था। तुम्हें ज़मीन के अंदर गाड़ देता, लेकिन सिर्फ चाचू का लिहाज है मुझे, समझे तुम? लेकिन आइंदा अगर ऐसी ओछी हरकत की तो वो हाल करूँगा कि याद रखोगी। वो गुस्से से कहता पलटा था जब दोबारा रुका था। लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अपनी जरी के लिए मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ और दे भी सकता हूँ, अंडरस्टैंड? सपाट से तासुरात से वो कहता हुआ चला गया था तेज़ कदमों से बाहर। जैनी गाल पर हाथ रखकर थप्पड़ सी पथरा सी गई थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि अजमार जरी के लिए ऐसा भी जुनूनी हो सकता है। जिले उसके पैर पर आइसक्रीम लगाकर उसे टिश्यू से लपेट चुकी थी। आइंदा किचन से दूर रहना जरी, जिले ने हाथ वॉश करते हुए उसे फिक्रमंदी से हिदायत दी थी। जरवा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। आपी, मेरा दिल कर रहा है आपके हाथों के मसालेदार बिरयानी खाऊं। जरी ने हल्की सी मुस्कान से उससे फरमाइश की थी। रात के 8 बजे मेरी बहन को मेरे हाथों की बिरयानी खाना याद आया है? हाँ, जिले ने कमर पर हाथ रखते हुए उससे पूछा था। हाँ ना आपी, मुझे बना कर देना, अभी बना दे बस। जरवा ने मुँह बसोर फरमाइश की। जिले ने उसके उलझ बिखरे बालों की बहुत खूबसूरती से पोनीटेल बनाई थी और चेंज भी करवाया था उससे ज़बरदस्ती। लाइट पिंक सूट पहने, जिनकी स्लीव्स फुल थी, ब्लैक क्रेप का दुपट्टा गले में डाले वो फ्रेश सी बहुत अच्छी लग रही थी। जिले भाभी, अगर आप मेरी बीवी के लिए बिरयानी बना देंगी तो अच्छा फील होगा मुझे। अजमार के सर्द लहजे पर वो उसकी तरफ मुड़ी थी और घूर कर उसे देखा, जो दरवाजे से टेक लगाए जरी को देख रहा था, जो जल्दी से करेब का बारीक दुपट्टा सर पर ओढ़ चुकी थी। जरवा ने जिले को देखा, जो मुँह बनाए उसे ही घूर रही थी। अगर मेरी बहन से इतनी ही मोहब्बत है तो जाओ रेस्टोरेंट से उसके लिए बिरयानी विद मैक्रोनी ले आओ, फिर मैं देखती हूँ तुम्हें। जिले ने आईब्रो चुकाते हुए उससे कहा था। वो हल्की से मुस्कान लिए मुस्कुराया था। लेकिन मैक्रोनी तो मेरी जरी को पसंद ही नहीं है भाभी, उसने तपा देने वाले मुस्कुराहट से उसे पूछा था। जिले ने दांत पीसे थे। तो क्या हुआ, जरी की बहन खाएगी, साली के लिए मैक्रोनी तो ला ही सकते हो तुम। जिले ने हाथ बांधते हुए तीखे से मुस्कान से कहा था। जरी ने परेशानी से दोनों को देखा। आपी, मुझे भूख नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी, उसने जल्दी से कहा कि वो दोनों आपस में लड़ ही न पड़े। जिले भाभी, इश्क तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग छिपा कर रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग भला? अजमार ने सर्द से मुस्कान से हाथ पॉकेट में डालते हुए उससे पूछा था। जिले घबराई थी। अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बिरयानी भी उसी के कहने पर बनाने जा रही हूँ, किसी और के कहने पर नहीं, वो उसे घूर कर कहती हुई बिना उसके तपा देने वाली मुस्कुराहट देखे चप्पल पहनती गुस्से से बाहर की तरफ भागी थी। आप मेरी आपी को तंग मत किया करें, उसने मुंह बसोड़ते हुए कहा था।
अच्छा जी, आप ही की इतनी टेंशन। हाँ, उसने उसके करीब खड़े होते हुए पूछा था। हाँ, वो मेरी आप ही हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत। ज़री, आप सिर्फ मेरी हैं और आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत सिर्फ मुझसे करती हैं, अंडरस्टैंड? उसने एकदम झुककर सर से लहजे में कहा था, जिससे ज़री के हिलते होठ साकत हुए थे। उसने बहुत करीब से उसका चेहरा देखा था। गुलाबी भिजे हुए होठ उसे बहुत पसंद थे। वो सीधा हुआ था। फिर उसे देखा जो अभी भी साका चेहरा लिए उसे ही देख रही थी, बेखुद सी। अजमार के भींचते हुए होठ हल्के से मुस्कुराए थे। फिर वो थोड़ा सा झुका था और उसके दुपट्टा ओढ़े सर पर होठ रखता उसको मोतबर कर चुका था। उससे दुनिया में मेरी ज़री से कोई ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, वो आहिस्ता से कहता हुआ चला गया था। ज़रवा के होठ खुलकर मुस्कुराए थे। कैसी जलन, उसे तो अपने चारों तरफ खूबसूरत से फूल ही फूल खिलते हुए नजर आ रहे थे। वो बेसाख्ता बेड पर ही झुकी थी अल्लाह के हुजूर के, जिसने उसकी किस्मत में ये शख्स लिखकर उसकी सारी मुश्किलातों का अजाला कर दिया था। जिल्ले पूरी तवज्जो से बिरयानी बनाने में मसरूफ थी जब अजमार किचन में आया था। क्या मसला है? मैं ये बिरयानी सिर्फ अपनी बहन के लिए बना रही हूँ, तुम्हारी धमकी से मैं डरती वरती नहीं हूँ। जिल्ले चावल देगची में डालते हुए उसे तंग तुनक कर जवाब दिया था। उफ जिल्ले भाभी प्लस आपी, मैंने कब कहा मैंने आपको धमकी दी है? आई नो कि आप अपनी ज़री के लिए ही खड़ी बिरयानी बना रही हैं। उसने पानी ग्लास में डालते हुए कंधे उचकाकर कहा था। जिले ने उस ढीठ को घूरा, फिर किचन में आते हारून को देखा जो शावर लेकर शायद सीधा किचन में ही आ गया था। क्या हो रहा है यहाँ? हारून ने उसके हाथ से गिलास लेकर खुद पानी पीते हुए पूछा था। कुछ नहीं, ये हमारी आपसी बातें हैं, जिले ने नाक से उकड़कर कहा था, जबकि अजमार की आंखें मुस्कुराई थी। कौन सी आपसे बातें? हाँ, हारून ने उसे घूरते हुए पूछा था। अजमार खबरदार, अगर जो तुमने मेरी कोई बात इसे बताई तो मैं कसम खाकर कहती हूँ तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी अगर तुमने इसे कुछ भी बताया तो। उसने उसके कान के करीब होठ करते हुए दांत पर दांत जमाते हुए तुनकर कहा था। सीरियसली? उसने एक आईब्रो उचकाते हुए तंजिया पूछा था, जिस पर वो जीभ भरकर तब गई थी, जबकि हारून पानी पीता तासुफ से सर झटक कर रह गया था कि इनकी आपसी बातें। ओफ! हारून ने गुस्से से दोनों को घूरा था। अजमार अपनी तपा देने वाली मुस्कुराहट होठों पर सजाता हुआ जा चुका था। जिल्ली शाबाश, मेरे लिए एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय तो बना दो। उसने चेयर पर बैठते हुए उसे ऑर्डर दिया। मैं कोई नौकरानी हूँ जो चाय बनाऊँ? और दूसरी बात, ये आपका हॉस्पिटल नहीं है जहाँ आपकी मर्जी चलेगी, ये मेरा घर है जहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, ना कि आपकी। वो उंगली से उसे धमकी देती बिरयानी की तरफ मुतवज्जह हुई थी, जबकि हारून ने हैरत से उसे देखा, जो ना करने के बावजूद दूसरी साइड पर चाय वाली देगची रख चुकी थी। वो मुस्कुराकर उठा था। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, उसने मुंह पसोर कर कहा। आई नो, वो मुस्कुराते लहजे में कहता उसके करीब आकर खड़ा हुआ था। फिर आहिस्ता से उसके कान के करीब हुआ। डॉक्टर जिले को तो स्ट्रॉन्ग सी चाय पसंद है ना, फिर वो लाइट चाय किसके लिए बना रही हो? जिले घबराई थी। मैंने लाइट चाय पीना स्टार्ट कर दिया है, यू नो, स्किन के लिए अच्छी नहीं होती स्ट्रॉन्ग चाय, जिले ने नाक चढ़ाते हुए कहा था। हारून का दिल धड़क उठा था उसकी इस अदा पर। वो मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा जब तक वो चाय उसके आगे नहीं रख चुकी थी। तरस खाकर बना दी है कि तुम फिर नवीन चच्ची से कहोगे चाय बनाने के लिए? उसने बिरयानी को दम लगाते हुए माथे पर बल डालकर कहा था, जिस पर हारून उसकी प्यारी सी अदा पर होठ भींचकर मुस्कुरा कर रह गया। अम्मा, अच्छा हुआ आपकी शादी मेरे बेटे से नहीं हुई। देखिए ज़रा, पसंद तो दूर, दोनों ने निकाह ही कर लिया, वो भी चोरी चोरी। कैसा ज़माना आ गया है। शाइस्ता ने गुस्से से हाथ मसलते हुए कहा था। शाइस्ता, चुप रहो। बताया नहीं कि उन्होंने किसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा था? अम्मा के सख्त आवाज़ पर शाइस्ता ने सर झटका था। रहने दें अम्मा, इन सब बातों पर आप ही यकीन करें। और देखो ज़रा, निकाह नामा भी नहीं पास, अल्लाह ही माफ़ करे। ऐसी बेशर्मी से माँ ने कैसी तरबियत की है, नज़र आ रहा है। शाइस्ता ने चाय का कप उठाते हुए गुस्से से कहा था। अचानक से उन्हें पता लगा था तो गुस्सा कर गई थी, वरना ज़रवा से वो जिले से ज़्यादा प्यार करती थी। अम्मा ने चाय पी थी, शाइस्ता को तासुफ से देखा था। वाह वाह फुप्पी, जब ज़रवा आपके बेटे से शादी करती तो वो बहुत नेक होती, और अब जब उसके आपके बेटे से शादी नहीं हुई तो आप उसे बुरा भला कह रही हैं, बेशरम कह रही हैं। अजमार की बात पर शाइस्ता ने बौखलाते हुए उसे देखा था, जो सीढ़ियाँ उतरता गुस्से से कहता उनके पास आ रुका था। शाइस्ता ने जल्दी से चाय टेबल पर रखी। बेटा, मैं तो बस बात कर रही थी। हाँ, और इस तरह के वाक़यात तो होते ही रहते हैं, मैं मानती हूँ बेटा। वो अजमार से बहुत चलती थी, इसीलिए जल्दी जल्दी उसे देखकर अपनी राय उसी वक्त बदल ली। फुप्पी, मेरे बारे में जो बात करनी है कर लें, आई डोंट माइंड, लेकिन अगर मेरी ज़री के लिए किसी ने कोई बुरा लफ्ज़ बोला तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। आप बड़ी हैं तो लिहाज कर गया हूँ, वरना। सर्द लहजे में उनसे गुस्से से कहता वो जा चुका था। शाइस्ता ने उसकी पुश्त देखी, फिर बैठी। अम्मा, आप बता तो देती कि अजमार घर पर ही है? शाइस्ता ने बहुत ही आहिस्ते से पूछा था। चला गया है वो अब। उन्होंने उसके आहिस्ता बोलने पर चोट की। और यहाँ तक है बात बताने की तो तुम कौन सा किसी के बोलने का मौका देती हो? अम्मा ने सर झटक कर गुस्से से कहा था। ज़रवा मुस्कुराई। अपनी ज़ात के लिए उसे लड़ते देखकर उसकी ज़ात को मोतबर कर देता था वो हर बार।
वो ऊपर रेलिंग पकड़े खड़ी थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराकर पलटी थी जब उसके मुस्कुराते होठ सख्त हुए सामने खड़ी जैनी को देखकर। बहुत मुस्कुराया जा रहा है, हाँ, लेकिन ये मुस्कुराहट तुम्हारी कुछ ही दिनों के लिए है। ज़रमा ने उसे संजीदगी से देखा। उसे खुद ही एहसास हो जाएगा कि उसने किससे शादी कर ली है। कहाँ वो और कहाँ तुम। उफ, वैसे भी मुझे किसी की उतरन नहीं पसंद और ना ही मुझे वो अब चाहिए, लेकिन उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। वेट एंड वॉच। गुस्से से कहती हुई वो पलट गई। जैनी ने परेशानी से उसकी पुश्त को देखा था, फिर गहरा सांस लेती वो खुद को रिलैक्स करती फ्रेश होने चली गई थी। हारून ने उसे देखा जो मखसूस वाइट कोट पहनी किसी पेशेंट को झुककर चेक करती हुई बात कर रही थी। वो मुस्कुराया था उसे अपने काम में मोहित देखकर, लेकिन फिर संजीदा हुआ मोहित को दूसरी तरफ से उसके करीब आता देखकर। वो जल्दी से ग्लास डोर खोलता अंदर आया। डॉक्टर जिले, इन पेशेंट को डॉक्टर मोहित चेक कर लेंगे, आप मेरे साथ चलें, बहुत ज़रूरी इमरजेंसी है। डॉक्टर हारून उसका बाजू पकड़कर कहता बिना मोहित और कुछ कहे मौका दिए उसे बाहर ले आया था। पीछे डॉक्टर मोहित ने हैरानी से डॉक्टर हारून को देखा था। डॉक्टर हारून, ये क्या बदतमीज़ी है, आप मुझे वहाँ से इस तरह खींचकर क्यों लेकर आए हैं? हाँ बताएं मुझे ज़रा। जिले ने कमर पर हाथ रखते हुए तुनक कर उससे पूछा था। डॉक्टर जिले, क्या आप चाहती हैं कि अल्लाह आपको सज़ा देने के लिए आपके सर पर भी चाय गिराए? उसने संजीदगी से उससे पूछा था। नहीं तो मैंने क्या किया है भला जो मेरा अल्लाह मुझे सज़ा देगा? उसने हैरत से उसे देखते हुए पूछा था। तो फिर जो ये दुपट्टा आपने कंधे पर रखा हुआ है ना, ये सर पर ओढ़ने के लिए होता है, ना कि कंधों पर रखने के लिए। गैर महरमों से तो पर्दा करना चाहिए ना। हारून ने काफ़ी मासूमियत से बावर करवाया था, जबकि जिले का हैरत की ज़्यादती से सारा मुँह खुल चुका था। हारून ने उसके करीब आकर उसके कंधे पर पड़ा नीला दुपट्टा अपने हाथों में लिया, फिर उसे खोलते हुए उसके सर पर ओढ़ाया, ऐसे कि अब बस उसका चेहरा ही नज़र आ रहा था। हारून मुस्कुराया, फिर इर्द गिर्द किसी को ना देखकर उसके माथे पर होठ रखे। ऐसे ज़्यादा प्यारी लगती हो, कसम से, वो आहिस्ता से गंभीर आवाज़ में कहता मुस्कुराया था उसके शौक वाले तासुरात देखकर। डॉक्टर हारून, हमें आज एक केस डिस्कस करना था, आई थिंक कर लेना चाहिए ऑपरेशन करने से पहले, राबिल ने उनके पास आते हुए कहा था। डॉक्टर हारून और ज़िले उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। क्यों नहीं, लेकिन आज ज़िले भी हमारे साथ बैठेंगी। वो अब से हमारे साथ हर मीटिंग में बैठेंगी ताकि वो मज़ीद सीख सकें। क्यों डॉक्टर ज़िले? हारून ने मुस्कुराते हुए लहजे में उससे पूछा था। हाँ, ज़िले ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया, उसकी तायद की। भला उसे क्या चाहिए था, वो उनको अकेला ही तो नहीं छोड़ना चाहती थी। ज़िले ने मुस्कुराते हुए राबिल को देखा था जो संजीदगी से उसे देखती पलटी थी। बच्चों, ये तुमने जो अभी हरकत की है ना, तो इसकी सज़ा तो डॉक्टर ज़िले तुम्हें ज़रूर देगी। ज़िले ने आहिस्ता से दांत पीसकर कहा, जिस पर हारून ने उसे देखकर सीने पर हाथ रखकर हल्का सा झुक गया था। ज़िले को उसकी ये अदा पसंद तो बहुत आई, लेकिन चेहरे के तासुरात संजीदा ही रखे थे। नखरे भी तो दिखाना था ना। नवाल ने उसे गुस्से से देखा था जो किसी लड़के से लड़ झगड़ कर आ रहा था। नेवी ब्लू पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने सामने से आता वो बहुत ही हैंडसम सा था, लगा था नवाल को। हाय कोजी गर्ल, उसने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा था। क्या ये तुमने कोजी किसे कहा? हाँ, खुद कहा कि प्रिंस चार्मिंग हो, सूखी नाक वाले। नवाल को तो आग ही लग गई थी उसका कोजी कहना। जवाबन वो नाक को छूता तपा देने वाली मुस्कुराहट से मुस्कुराया था जो मुकाबिल को और आग लगा गया था। कोजी होगे तुम, कोजी होंगी तुम्हारी बीवी, कोजी होंगे तुम्हारे आने वाली नस्ल। खबरदार अगर मुझे आइंदा कोजी बोला तो मुक्का मारकर सारे दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। तुम जानते हो मैं किसकी बहन हूँ? उसने काफ़ी गुस्से से उसे सुनाते हुए उसे धमकी दी थी, लेकिन मुईज़ साहब की मुस्कुराहट में ज़रा फ़र्क नहीं आया था। बिल्कुल मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। अगर तुम सबके सामने मुझसे इजहार मोहब्बत कर लो तो छोड़ दूंगा तुम्हारी जान। उसने वो बात कही जो वो जानता था वो मरकर भी नहीं कहेगी। शक्ल देखी है अपनी तुमने? तुमसे इजहार करती है मेरी जूती। आया बड़ा इजहार करवाने वाला। मुँह बनाकर उसकी नकल उतारती वो उसे घूरती हुई क्लासरूम की तरफ चली गई थी। पीछे वो खुलकर मुस्कुराया था, फिर उसने अपने दोस्तों की तरफ बढ़ा जो उसे हाथों से इशारा करके बुला रही थी। ज़िले ने ज़रवा को देखा था जो नोटबुक खोले यूनी का काम कर रही थी। बाल खुले हुए थे और अभी शावर लेकर ही आई थी तो बाल गीले थे, इसीलिए उन्हें खुला छोड़ दिया था सूखने के लिए। ज़री आओ, दोनों बहनें बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें स्पेशल सी मैक्रोनी, मेरा मतलब है चाट खिलाऊंगी। लेकिन आप ही असाइनमेंट? अरे छोड़ो असाइनमेंट को, उठ जाओ। अगर जो आज तुम्हारी बहन को हाफ डे उस खड़ूस ने दे ही दिया है तो उठ जाओ। क्या याद करोगी कि किस सखी बहन से पाला पड़ा है तुम्हारा? उसने नाक चढ़ाते हुए कहा था। ज़रवा मुस्कुराई। नाक चढ़ाना उन दोनों की एक सा आदत थी, अजमार की और उसकी। मज़े की बात वो दोनों आपस में शक्ल से भी थोड़ा बहुत मिलते जुलते थे। ज़रवा को उसमें उसका अक्स दिखा था जिस पर वो खुलकर मुस्कुराई थी। ठीक है चले, उसने ब्लैक चादर ओढ़ते हुए कहा था। अरे खुदा की सुस्त बंदी, चेंज तो कर लो।
उसने जिले ने दांत पीसते हुए कहा था। जी नहीं, मैं अभी शावर लेकर बैठी हूँ और चेंज भी अभी ही किया है और मैं कोई सुस्त नहीं हूँ, बहुत एक्टिव हूँ। जरवा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। हाय सदके जाऊँ तुम्हारी एक्टिव तबीयत पर, जिले ने बैग कंधे पर रखते हुए कहा था। जवाबन उसने अपनी आपी को घूरा था, जिस पर जिले ने मुस्कुराते हुए उसका गाल चूमा, जिस पर वो शर्माई थी। आपी प्लीज़ ऐसी हरकतें मत किया करें मुझ मासूम के साथ। जरवा ने सुर्ख चेहरे के साथ उससे कहा था। जवाबन वो शरारत से मुस्कुराई थी। आपी मुझे ड्राइव करने दें प्लीज़, काफ़ी दिनों से मैंने गाड़ी ड्राइव नहीं की है, जिले ने मिलती जुली लहजे में कहा था। उफ जरी, तुम गाड़ी चलाती नहीं उड़ाती हो, इसीलिए मैं कभी भी तुम्हें अपनी गाड़ी की कीज़ नहीं दूंगी, समझी तुम, जिले ने नाक से कोड़कर कहा था। आपी प्लीज़, उसने मिलती जुली लहजे से अपनाया था। उफ, ये लो, और अगर मेरी गाड़ी को ज़रा सी भी खरोच आई तो फिर देखना क्या करती हूँ मैं तुम्हारा। वो मसनूई लहजे में उसे धमकी देती हुई बैठी थी। जरी मुस्कुराती हुई कीज़ पकड़ती हुई जल्दी से बैठी थी। उस ड्राइविंग करने का बहुत शौक था। जरवा, गाड़ी रोको ज़रा, जिले ने सामने की तरफ देखते हुए उसका कंधा हिलाया था। जरवा ने जल्दी से गाड़ी रोकी। क्या हुआ, जरवा ने हैरत से पूछा था। सामने देखो, अपने मासूम से शौहर के करतूत देखो ज़रा सामने, जिले ने मुंह पर हाथ रखकर कहा था। जरवा ने सामने देखा, जहाँ वो एक मॉडर्न सी लड़की के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा था। आपी होगी कोई उनकी दोस्त, इनमें करतूत की क्या बात है, जरवा ने मुँह बसोड़कर उसकी साइड ली थी। ओफ, जिले ने सिर पर हाथ रखा, उससे घूरा था। जवाबन उसने मासूम से मुंह बनाया था। उठो अंदर चलते हैं, यहाँ से चाट बहुत अच्छी मिलती है, जिले ने दौड़कर डोर खोलते हुए अजलस से कहा था। जरवा ने हैरत से अपनी आपी को देखा था। आपी, आप पागल हो गई हैं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, जरवा ने मुंह बनाते हुए कहा, मगर जिले थी कि उसे खींच खाच कर रेस्टोरेंट के दौर तक ले ही आई थी। जरवा को लोगों से शर्मिंदगी सी हो रही थी, लेकिन वो अपनी बहन को क्या करती जो लोगों पर कम ही तवज्जो देती थी। वो देखो अपना शरीफ शौहर को, जिले ने सामने की तरफ इशारा करते हुए मसनूई गुस्से से कहा था। जरी ने उसके हाथों के ताक़ुब में देखा था, जहाँ वो संजीदगी से कोई फाइल सामने रखकर कुछ बात सुन रहा था। उस लड़की की नज़रें उसके चेहरे पर थीं, जबकि उसकी फ़ाइल पर थी। ओहो आपी, वो फाइल सामने रखे कोई काम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी शक की तबीयत से पास नहीं आएंगी। चलें यहाँ से और मुझे कहीं और की पट्टी से चाट खिलाएं, किसी और चटपट्टी से चाट खिलाएं और शॉपिंग भी करवाएं, जरी ने उसका बाजू खींचते हुए लाड से कहा था। उफ, यहाँ आए हैं तो तुम्हारे शौहर के पैसों से अच्छा खासा लंच करेंगे, जिले ने मुंह बनाते हुए कहा था। आप ही बाज नहीं आएंगे आप, जरवा ने जिद होते हुए कहा था। बिल्कुल नहीं, वो कहती हुई उनके टेबल के करीब चली गई थी। हेलो माय डियर ब्रदर, जिले की आवाज़ पर उसने आहिस्ता सर उठाकर उसे देखा था, फिर नाक चढ़ाया। आपकी बीवी भी मेरे साथ है, जिले ने सारे दांतों की नुमाइश करते हुए भय में उचकाकर कहा था। अजमार ने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ वो दूर खड़ी हाथों की उंगलियां मरोड़ती उसे अपनी जगह से खड़ा कर गई थी। अजमार बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ा था। जरी डर गई थी कि कहीं डांट ही न दे वो। आप यहाँ कैसे आए, आपकी तबीयत ख़राब थी, अगर बाहर आना था तो मुझे बता देती, मैं साथ ले आता, अजमार ने उसका गाल छूते हुए फिक्रमंदी से कहा था। वो बस दिल कर रहा था तुम यहाँ चाट खाने आ गए, जरवा ने मासूमियत से कहा था। आए वहाँ चलकर बैठे, अजमार ने उसका बाजू हाथों में लेते हुए प्यार से कहा था। जरवा हिचकिचाती हुई वहाँ आई, जहाँ जिले उसकी छोड़ी हुई चेयर पर बैठी उस लड़की से उसका इंटरव्यू ले रही थी। एमी, मीट माई वाइफ जरवा एंड कज़िन जिले, उसने संजीदगी से दोनों का तारुफ करवाया था। वाह वाह, ये आपकी वाइफ है, बहुत प्यारी है, नाइस टू मीट यू। ये वाह वाह जो राइटर लिखती ना, मज़ा आ जाता, उसने मुस्कुराते हुए कहते दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया था। जरवा ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और अपनी आपी को देखा था, जो मुंह बसोरे अपनी प्लान चौपट होने पर अजमार को घूर रही थी। उनका तारुफ नहीं करवाओगे ब्रदर डियर, जिले ने दांत पीसते हुए पूछा था। वाई नॉट, ये एमी है, हमारी शो की डेकोरेटर, उसने जिले को देखते हुए उसे तारुफ करवाया था। जिले ने मुंह बनाया, जबकि वो मियाँ बीवी दोनों मुस्कुराते हुए उसका एक्सप्रेशन देखकर वो उनके लिए उनकी पसंद का ऑर्डर कर चुका था। जिले मैक्रोनी खाती थी, एमी को भी देख लेती जो नज़ाकत से जूस पी रही थी। जरी अपना ध्यान में चाट से पूरा इंसाफ कर रही थी। अजमार कुछ भी नहीं खा रहा था, वो बस सामने बैठी अपनी अनमोल हस्ती को देख रहा था, जो उसकी दी हुई चमकती लौंग पहने, बालों को खुला मगर चादर से ढापे उसे अपना फिर से दीवाना कर गई थी। वो उसे जब जब देखता था तब उसे उससे नए सिरे से इश्क होना शुरू हो जाता था। जिले ने उसके पैर पर पैर मारा, जिस पर उसने नज़रें अपनी बहन पर मोड़ी थी। बस भी कर दो, नज़र लगाओगे क्या मेरी बहन को, अजमार ने संजीदगी से उसे देखा था। और इतने ही कोई तुर्रम खां हो तो अपनी बीवी को शॉपिंग करवाओ, साथ उसकी बहन को भी। अजमार ने एक आईब्रो उचका कर उसे देखा था, जिसे कहा हो सीरियसली। जिले ने उसे घूरी को इग्नोर करते हुए अपनी बात जारी रखी थी। तुम्हारी बीवी वही पुराने सूट पहन रही है, कहाँ गई तुम्हारी गैरत, हाँ, उसने बहुत आहिस्ते से दांत पीसकर कहा था। अजमार ने सर्द तासुरात में संजीदगी उतरी, फिर जरवा को देखा, जो एमी से किसी
बात पर मुस्कुरा रही थी। उसका सूट पुराना तो नहीं लग रहा था, उसे तो नया लगा था बिल्कुल। फिर वो मुस्कुराया था। साली साहिबा प्लस भाभी जी, आप इतना कमाती हैं, क्या मुझ गरीब की बीवी को 8-10 लाख की शॉपिंग भी नहीं करवा सकती? उसने नाक चढ़ाकर पूछा था। उफ, 8-10 लाख की? जिले ने हैरत से देखा था। 8-10 लाख की तो मैंने नहीं की आज तक, जिले ने पानी पीते हुए कहा था। ज़रवा मुस्कुराई। उसके मुस्कुराने से नाक में चमकती लौंग भी मुस्कुराई थी। वो सुन रही थी उन दोनों की गुफ्तगू और नज़रों से ही दोनों की बलाई ले रही थी। उसे अगर इस दुनिया में कोई खुद से प्यारा था तो ये दोनों इंसान उसके जीने की वजह थे। उसे वो दोनों लड़ते झगड़ते बहुत ही प्यारे लगते थे। एमी इजाज़त लेकर चली गई थी। वो तीनों बाहर आए। बाहर हल्की फुल्की बौछार होना शुरू हो चुकी थी। अजमार ने एक हाथ में जरी का हाथ अपने मजबूत सफ़ेद हाथों की मुलायमे से पकड़ा हुआ था। जिले भाभी, आप गाड़ी को लॉक कर दें और मेरी गाड़ी में चलें, उसने जिले से कहा, जिसने नफ़ी में सर हिलाया था। मैं थक चुकी हूँ, मैं घर जाकर आराम करूँगी, तुम जाओ और ज़रा मेरी बहन को घुमाओ। जिले आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाती दोनों से कहती हुई गाड़ी में बैठकर चली गई थी। पीछे वो दोनों उसकी फुर्ती से हैरान रह गए थे। मैं ड्राइव करूं क्या? उसने मासूमियत से उससे पूछा था, जिस पर वो मुस्कुराया था और गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी थी। उसकी हल्की मुस्कुराहट से आस-पास के कई लोग मतवज्जा हुए थे। भला कब देखी थी उन्होंने किसी की इतनी प्यारी मुस्कुराहट? तो चौंकना तो बनता था ना। जरी जल्दी से गाड़ी में बैठी और फिर स्टार्ट करती उसे देखकर मुस्कुराई थी। जवाबन वो बस उसे देखता गया था। क्या घर चले? उसने मोड़ काटते हुए से पूछा था। पर्ल अरीना मॉल चलो, उसने उसे देखते हुए संजीदगी से कहा था। वहाँ क्यों? उसने हैरत से पूछा। क्योंकि वो मार्केट इंतहा की महंगी थी, जहाँ से शॉपिंग 20,000 से शुरू होती थी। नॉर्मल सा जूता भी वहाँ 20,000 तक का होता था। बस मेरा दिल कर रहा है वहाँ जाने का, उसने संजीदगी से कहा था। जरी ने होठ भींचते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, जबकि वो उसे देखकर मुस्कुराया था। जिसकी शर्ट के बाजू कोहनियों तक थे, उसके बाजू पर ब्लैक तिल देखकर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसकी हर चीज़ अपनी जान से प्यारी लगती थी। उसने गाड़ी पार्किंग में रोकी। अजमार नीचे उतरा था। उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ता उसे अंदर ले आया था, जहाँ सब कुछ शीशों से बना हुआ था। खुद ब खुद खुलते डोर, शीशों से चमकता फर्श, दिल को बहुत भला लगा था। वो उसे लिए लेडीज़ बुटीक की तरफ आया। उसके साथ कपड़े लगा कर देखता हुआ बहुत प्यारा लग रहा था उसे। जरी के नाना करने पर भी वो उसे 8-10 लाख की शॉपिंग करवा चुका था। जरी परेशान सी हो गई थी उसे इतना पैसा खर्च करते देखकर। ज़रवा, डोंट वरी, ये मेरा अपना पैसा है, तुम पर खर्च नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा? उसने सर से लहजे में उससे कहा था। बस ज़रवा से तो बात नहीं बनी, लेकिन रिश्ता मैंने मांग लिया तुम्हारा अपने घर वालों से, शाइस्ता ने मोबाइल में कम गुम मुइज़ से कहा था। उफ़ अम्मी, क्या आप ज़रवा को तलाक दिलवाकर मेरी शादी करवाएंगी उससे? मैं आपको बताता चलूँ, मैं किसी पहली से शादीशुदा लड़की से शादी नहीं करूँगा, उसने मोबाइल में गेम खेलते हुए सदमे से कहा था। अरे बकवास ना कर, मेरे साथ तेरा रिश्ता मैं नवाल से पक्का कर आई हूँ, समझे तुम? शाइस्ता ने उससे कंधों पर धमोका जड़ते हुए गुस्से से कहा था। उफ़, मेरे लिए क्या ख़ानदान ही की लड़कियाँ रह गई हैं? मैं नहीं करूँगा ख़ानदान में शादी, उसने मुंह बनाते हुए कहा था। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करते हो तुम नवाल से शादी, शाइस्ता भी उसे घूरते हुए कहा था। जिस पर वो बुरे बुरे मुँह बनाता हुआ वहाँ से उठकर कमरे में चला गया था, जिस पर शाइस्ता बेगम सर झटक कर रह गई थी। जिले ने सारी शॉपिंग इश्तियाक से देखी। हर चीज़ ही लाजवाब थी। आपी, ये आपके लिए इन्होंने लेकर दिया है। ज़रवा ने एक बहुत ही प्यारी सी शर्ट और सैंडल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। हाँ, तो ना लेकर देता तो मैं क्या उसे घर में घुसने देती? हरगिज़ नहीं, जिले ने चीज़ें पकड़ते हुए नाक से कुड़कर कहा था, जिस पर वह मुस्कुराकर रह गई थी। क्या हो रहा है लेडीज़? उसने अंदर आते हुए पूछा था। ये तुमने लेडीज़ क्यों कहा? लड़कियां कहते तो ज़्यादा बेटर होता, समझे तुम? हमारे कौन सा बच्चे हैं जो हम तुम्हें लेडीज़ लग रहे हैं? वो ज़रवा से पहले ही जलकर बोली थी। ज़रवा ने सर पीट लिया था और शर्मिंदगी अलग ही हुई थी उसे हारून से, जो मुस्कुराहट दबाए उसे संजीदगी से देख रहा था। अच्छा, तो मैं आज से डॉक्टर जुलेखा को जुलेखा दी छोटी गर्ल कहकर बुलाऊंगा, अब ठीक है? कहकर तो दिखाओ, हथौड़े से दांत तोड़कर रख दूंगी मैं तुम्हारे। जिल्ले दी स्मार्ट गर्ल कह सकते हो, आई नेवर माइंड, उसने नाक चढ़ाकर कहा था। हा 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 हा, हारून का कहा बेसाख्ता था। ज़रवा भी खिलखिलाई थी अपनी आपी की बात पर। जिले ने होठ लटकाए थे। ओ माय गॉड, जुलेखा को स्मार्ट कैसे कह सकते हैं हम, जबकि वो स्मार्ट है ही नहीं, हारून ने आईब्रोज काते हुए कहा था। उफ, तुमसे तो बात करनी ही फिजूल है, जिले ने मुंह बनाकर कहती तनफन करती अपनी चीज़ें पकड़ती हुई बाहर चली गई थी। भाई, आप प्लीज़ मेरे आपी को मत तंग किया करें, वो बहुत स्वीट हैं, ज़रवा ने उसे देखते हुए खफगी से कहा था। अरे मेरी प्यारी बहन, इसे छेड़ूंगा नहीं तो दिन कैसे गुजरेगा मेरा, हारून ने उसके पास बैठते मुस्कुराकर कहा था। ज़रवा खुलकर मुस्कुराई थी। इसी वक्त अजमार रूम में आया था। कान में ब्लूटूथ लगाए वो मसरूफ़ सा लग रहा था। उसके अपने भाई को घूरा। ज़रवा के चेहरे पर सर्क से लहर दौड़ गई थी उसे तैयार हुए देखकर। वो ब्लैक पैंट, ब्लैक
प्लेन हाफ स्लीव शर्ट पहने, कलाई में खूबसूरत सा वॉच बांधे, दूसरी कलाई में ब्लैक बैंड्स पहने। वो बहुत खूबसूरत सा लग रहा था, नजरें लग जाने की हद तक खूबसूरत। भाई आप मेरे साथ चलेंगे मेरे शो में? उसने एक आईब्रो झुकाकर उससे पूछा था। अरे वाई नॉट, मेरे भाई का कॉन्सर्ट हो और मैं ना जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हारून ने उठते हुए मोहब्बत से अपने छोटे भाई को देखते हुए कहा था। तो फिर चलें। वो बिना हारून से हिचकिचाते झुककर ज़रवा के सर पर होठ रखकर कहता हुआ हारून के बाजू पकड़ता जा चुका था। पीछे वो सख्त शर्मिंदा हुई थी अपने शौहर की हरकत पर। वो फिर उठकर बाहर गई। पाँव अब उसका बहुत बेहतर था। वो नवाल के लिए लाई शर्ट उसे देने जा रही थी। नवाल बहुत अच्छी थी नेचर की। वो ज़रवा से बहुत प्यार करती थी, ज़िले और जैनी की तरह का ही। हारून ने जाते जाते पलटकर लॉन्ज में बैठी ज़िले को देखा था, जो नई शर्ट पहने, बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए मैक्रोनी खाने में मसरूफ़ थी। साथ साथ कोई कॉमेडी फिल्म भी देख रही थी। ज़िले दी स्मार्ट गर्ल, क्या हो रहा है? उसके अचानक से पुकारने पर वो डरकर उछलकर रह गई थी। उफ, क्या मसला है आपके साथ? डरा कर रख दिया मुझे, ज़िले ने सीने पर हाथ रखकर हाँफ कर कहा था। बस कहीं जा रहा था तो सोचा ज़िले दी स्मार्ट गर्ल से हाय हेलो करता जाऊँ। उसने उसकी प्लेट से 2 उंगलियों से मैक्रोनी उठाकर खाते हुए कहा था। बात सुनो मेरे साथ फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। अपना खाना मैं किसी से शेयर नहीं करती, खबरदार अगर मेरी प्लेट से कुछ खाया हो तो, उसने नाक चढ़ाते हुए कहा था। जवाबन वो मुस्कुराया था। वो खड़ा यूँ था, उसे मुस्कुराकर देखता हुआ चला गया था। अरे ये मुस्कुराया क्यों? ज़िले ने मैक्रोनी खाते हुए उलझकर सोचा था। कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि राबेल लंबे मुंह वाली की से शादी कर लूँगा? मेरे साथ हंस मुस्कुराकर मुझे ट्रैप करना चाह रहा है? लेकिन बच्चों, तुम मेरे सिवा किसी और से शादी करके तो दिखाओ। तुम दोनों की वहीं शूट ना कर दिया तो कहना, ज़िले ने टीवी बंद करते हुए दांत पीसकर कहा था। आगे का नॉवेल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आप सभी को नॉवेल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नॉवेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।